सो आज आप देख रहे हो थोड़ा हमारा चेंज हो गया है सिनारियो। हम कुर्सियों से इस पे रग्स पे आ गए हैं। अब इससे नीचे तो क्या ही जाएंगे। खैर खैर आज हम बात कर रहे हैं गांव के बारे में, और मैं आज आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ, रादर मैं स्टार्टिंग वैसे ही स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि दीज बॉयज भी नहीं, दीज लैड्स ये एक कुछ अपना दिल्ली देहात नाम से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और नॉट स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट किया हुआ है इन्होंने, और उसमें गांव जो है उनकी क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बात करते हैं। और स्पेशली जो दिल्ली के जो गांव है और दिल्ली की रूरल हिस्ट्री जो है उसके ऊपर ये इनका काम है। और आप देखते हो कि भाई जितने भी बड़ी बड़ी सेटलमेंट्स है, बड़ी बड़ी सिटीज हैं, वो एक तरीके से एक छोटे सबर्ब, एक गांव के रूप में स्टार्ट हुई थी। चाहे आप लंदन देखो, लंदन एक रोमन सेटलमेंट हुआ करता था। बार्सिलोना देखो, बार्सिलोना एक मिलिट्री आउटपोस्ट हुआ करता था। इसी के साथ सिडनी एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी। लॉस एंजलिस एक स्पेनिश सेटलमेंट हुआ करती थी। इसके साथ आप संघाई, बॉम्बे, एम्स्टर्डम, ये फिशिंग विलेजेस हुआ करते थे। पर दिल्ली क्या हुआ करता था? दिल्ली हमारे तो ये यहाँ ये भी तो रोना है ना कि हम महाभारत से हैं, ये है वो है। पर जो एक्चुअल हिस्ट्री है और उसमें विलेजेस की हिस्ट्री जो है उसका आज हम बात करेंगे। सो हमारे साथ ये तीन भाई लोग हैं। सबसे पहले हमारे साथ पुनीत है, प्लीज आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए कौन कौन क्या क्या करते थैंक यू भाई। मेरा नाम पुनीत है और मैं यूनिसेफ के साथ और यूएन इंडिया के साथ अभी एज ए इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट का काम करता हूँ। और मैं उनको आई एम गिविंग माय सर्विसेज कि किस तरह से हमारे बिल्डिंग्स, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा एक्सेसिबल हों फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। और मैं खुद आई एम ए पर्सन विद डिसलेक्सिया, डिस्प्लेक्सिया एंड स्टैमरिंग। सो मैं अकलाता भी हूँ, तो प्लीज बेयर विद मी और थोड़ा सा पेशेंस रखें। और इसके साथ मैं फिलहाल द्वारका में और संगम बिहार में हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की दो ब्रांचेस हैं जहाँ पे हम स्लम्स के बच्चों को पढ़ाते हैं और उनको जॉब्स के लिए, उनको इंटरव्यूज के लिए तैयार करते हैं। थैंक यू सो मच। सबको नमस्कार, मेरा नाम गगनदीप है। मैं जीवन जीने के लिए वकालत की प्रैक्टिस करता हूँ, पर मैं पर्सनली बहुत फैसिनेटेड हूँ कि ऐसे हिस्ट्री, लॉ और सिनेमा को मैं पर्सनली यूज करके जीवन को, समाज को और खुद को समझ पाऊँ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पार्थ शौकीन है। मैं दिल्ली के नीलूठी गांव से आता हूँ। मैं रिसेंटली पीजी डिप्लोमा आईएमसी से करके पास आउट हुआ हूँ एंड आई वाज वर्किंग एज अ जर्नलिस्ट इन टाइम्स ऑफ इंडिया। उसके बाद मैं अभी अपना रियल एस्टेट का काम देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच। सो ब्रो, आप रखो ये माइक। आप मेरे को ये बताओ कि आपने जो दिल्ली देहात स्टार्ट किया है ये एक्चुअली में है क्या, और उसके पीछे का पर्पस क्या था? तो आप क्या इसका मोटिव है और क्यों आपने स्टार्ट किया है? जैसे ना, हम जो दिल्ली के गांव के बच्चे हैं ना, वो दिल्ली को कुछ अलग तरीके से देखते हैं। हमारा जो देखने का पर्सपेक्टिव है वो अलग रहा है, और वो एक पैसिव नॉस्टैल्जिया है जो हमारे प्रीवियस जनरेशंस ने जिस तरह से वो बात करते हैं कि हमारे ये खेत हुआ करते थे, हमारे ये खलियान थे, हमारे ये कुएं थे, हम इस तरह से अपना जीवन यापन करते थे, जो आज के टाइम पे हमारे लिए भी इमेजिन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन है। मतलब वो चीज हमने देखी नहीं है, लेकिन वो रही होगी। तो आई थिंक पूरे इस दिल्ली के हिस्ट्री में और पूरे इस दिल्ली के कॉन्वर्जेशन में ना, मुझे पर्सनली ये फील हुआ और कि आई थिंक हमारे पास एक वैल्यू है ऐड करने के लिए इस कॉन्वर्जेशन को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, क्योंकि दिल्ली की हिस्ट्री को एक पर्टिकुलर तरीके से ज्यादा दिखाया जाता है। तो वो एक, मुझे लगता है वो एक स्टोरी बाकी स्टोरीज पे थोड़ी सी ओवरवेलमिंग हो गई है, थोड़ी सी बर्डन्ड हो गई है। तो मुझे लगा कि चलो कुछ अलग किया जाए, क्योंकि ये चीज आई थिंक अगर मैं कुछ और पढ़ता तो मैं किसी से सीख रहा होता, लेकिन आज अगर ये चीज मैं बोल रहा हूँ या ये चीज हम पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया से या लोगों से बात करते हैं, तो वो अलग होता है, लोग फैसिनेट होते हैं इससे। तो हमारा मोटिव ये है कि हम दिल्ली एनसीआर के हर गांव को ट्रेस करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं, उसकी हिस्ट्री, उसका नाम कैसे पड़ा। नाम बहुत इंटरेस्टिंग है हमारे गांव के। तो पूरा उसको किस तरह से इवॉल्व हुआ, उसकी जमीनों पे कौन कौन सी कॉलोनीज आई, फिर किस तरह से वो आज जो वो इवोल्यूशन हुआ, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि स्मूथ नहीं रहा है।
तो वही है, यही दिल्ली देहात प्रोजेक्ट है जो एक सोच के साथ शुरुआत हुआ था, एक थोड़ी सी वो था कि ना अपने आप को एक्सप्रेस करना था, तो वही है बस। ओके सो कितने गांव हुआ करते थे दिल्ली में, क्या सीन था जब स्टार्टिंग में, और जो कब ये चेंज आना स्टार्ट हुआ कि भाई दिल्ली गांव से एक शहर का रूप जब ले रहा है, वो क्या वो चेंजेस कब थे, और स्टार्टिंग में गांव कितने हुआ करते थे? भाई जो एक बड़ा नैरेटिव है वो ऐसे कहते हैं कि दिल्ली में 360 गांव हैं या थे। और जब कैलकाटा से अंग्रेजों ने ये तय किया कि उन्हें बहुत सारे कारण थे उसके, कि मतलब वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है कि कैलकाटा से दिल्ली कैपिटल क्यों शिफ्ट हुआ। तो जब वो कैपिटल शिफ्ट करने की एक मंशा हुई तो हमें पता है कि 1910, 11, 12 के आसपास एक पूरा प्रोसेस चला कि कैलकाटा से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट हुआ, जो अंग्रेजों का जो कैपिटल था, जो क्वीन का भी एक जो वहाँ की क्वीन थी वो चाहती थी सेंट्रली एक कैपिटल हो। तो जो वो शिफ्ट हुआ कैलकाटा से दिल्ली, तो वो कैपिटल शाहजहानाबाद तो नहीं हो सकता। शाह मतलब वो पुरानी दिल्ली जिसको आज हम वो कह सकते हैं, वो चांदनी चौक में वो इमेजिन नहीं कर रहे थे। दे वांटेड समथिंग ग्रैंड, वो कुछ एक बड़ा इमेजिन करना चाहते थे। वो अपनी एम्पायर जिसने आधी वर्ल्ड पे कब्जा किया हुआ था, आधे वर्ल्ड को जो रूल कर रहा था, वो चाहते थे कि इस ज्योग्राफी में, इस जगह पे वो कुछ ऐसा बनाए। और उन्होंने बहुत सारे कारण की वजह से, जिसको आज हम नई दिल्ली कहते हैं, इस जगह को चुना। यहाँ पे मेरे ख्याल से 30 एक गांव थे। नई दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं पूरे दिल्ली की बात नहीं कर रहा, जिसमें बड़े गांव जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं नई दिल्ली में, मालचा, रायसेना रोड, तालकटोरा, इंदरपट, ये सब गांव थे। और क्योंकि 1911 की जो इंग्लिश कैपिटल थी वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, इन सारे गांवों को डिसलोकेट किया। मैं इस वर्ड को अपने आप से इस वक्त इस कॉन्वर्सेशन के स्टार्टिंग में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में जो आज 2025 तक जो गांव और अर्बन और रूरल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बदल गई। अब 1947 के बाद या 1950 के बाद संविधान जब आया, उस डीडीए जब आई, उसके बाद भी इन गांवों पे शहर आए, इनके ऊपर शहर बसाए गए, पर ये इनको डिसलोकेट नहीं किया गया, इन्हें चेंज किया गया। पर 1911 में इन्हें डिसलोकेट कर गया, मतलब इन गांवों को पूरा का पूरा इनको विस्थापित करके इन्हें उठा के दिल्ली के आसपास कुछ जगहों पे डाला गया। तो जो आपका सवाल था, 360 गांव थे, ये जो नंबर है ये हमेशा बदलता रहा है। अगर ये बोला जाए कि क्या 360 दिल्ली में इन विस्थापन के बाद क्या गांव कम हो गए, मुझे लगता है ये बड़ा चैलेंजिंग सवाल है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गांव दिल्ली में बनना खत्म हो गए हैं। जैसे नहर पार 24 गांव थे, जिसको आज हम ट्रांस यमुना के गांव कहते हैं, 1947 के आसपास, आज वो गांव 27 हो गए। तो ऐसा नहीं कि गांव नंबर ऑफ विलेजेस रिड्यूस हो रहे हैं, विलेज अपने आप में एक अमीबा की तरह थोड़ा एक नई सेटलमेंट, कुछ लोग खेत में जाके बस गए तो एक और गांव क्रिएट हो गया। तो ये जो नंबर है कि ये 360 ही है, ये हमेशा चैलेंजिंग है और ये एवर इवॉल्विंग है। ओके जी। सो ब्रो, आपका गांव निलोठी है, तो आप उस साइड में रहते हो, निलोठी वाले एरिया में, आपके आसपास भी काफी गांव हैं, तो उनकी क्या हिस्ट्री है, और आप अपने आप को गांव वाला फील करते हो, या उसमें क्या चेंजेस आपने देखे हैं, आपने या फिर आपकी जो इससे पहले वाली जनरेशन है, इसमें दिल्ली के गांव में क्या चेंजेस आप सबसे ज्यादा देखते हो? जी बिल्कुल, मतलब हम आपस में भी कभी बात कर रहे होते हैं तो एक चीज़ हम ज़रूर बोलते हैं कि हम अपनी प्रीवियस जनरेशन का नॉस्टैल्जिया जी रहे हैं, क्योंकि हमने वो खेत खलियान, हमने वो देसी जो हमारा कल्चर था वो कभी अपने सामने उसको हमने फील नहीं किया है। क्योंकि हमारा गांव जो था वो अर्बनाइज हो गया, लैंड एक्वायर हो गए। जैसे मैं अपने गांव की पर्सनली बात करूं तो उसके पास पश्चिम बिहार कॉलोनी है, पंजाबी बाग कॉलोनी है, विकासपुरी कॉलोनी है, उसके पीछे फिर जो रूरल बेल्ट है वो शुरू होती है नजफगढ़ के वहाँ पे। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमने काफ़ी उस चीज़ को मिस किया कि जब हम कॉलेज भी गए या कहीं भी हम ऐसी जगह गए जहाँ दूसरे बैकग्राउंड्स के लोग हमें मिले, तो सबके पास कोई ना कोई कहानी थी कि छुट्टियों में वो अपने गांव जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, उनका कल्चर क्या है, वो चीज़ हम बयान नहीं कर पाते थे क्योंकि हमारा कल्चर कहीं ना कहीं दिल्ली की भीड़ में खो चुका था। तो उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए भी, जैसे पुनीत भाई ने कहा कि हमने पेज शुरू किया है, ये जो चीज़ें हैं ये वापस मेन स्ट्रीम में नैरेटिव में कैसे आए दिल्ली के, उस चीज़ को लेके हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आई थिंक, जो हम करना चाहते हैं दिल्ली के लोगों के लिए, कि दिल्ली का कल्चर लोगों को बताएं कि दिल्ली का कल्चर ये है।
अच्छा, दिल्ली का कल्चर जो है वो है, उसके अलोंग साइड ये भी है। ये भी ओके। बिल्कुल बिल्कुल। सो आप कितना पुराना है आपका गाँव? मेरा गांव सर, जो कहते हैं हमें लोकल हिस्ट्री जो इतनी डॉक्यूमेंटेड तो नहीं है, पर जो भाट्स होते हैं, ओरल हिस्ट्री है, और जो भाट्स के थ्रू हमें पता चलता है, तो हमारा गांव शायद 1305 के आसपास बताते हैं बसा था। तो वही है, इसका एग्जैक्ट हमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वो हमारे को निकलवाना पड़ेगा शायद, कुर्सीनामा जो होता है गांव का। बट एक 1305 का एक रफ एस्टिमेट है हमारे पास कि हमारा गांव तब था, जो एक सिर्फ ओरल हिस्ट्री में आपको। ओरल हिस्ट्री में। ओके, सो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात जो है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें एक निकल के आती है कि अर्बन विलेजेस, कि आप गांव को गांव वाला फील नहीं कर सकते दिल्ली में, क्योंकि वो भी अर्बन हो गए हैं। और अर्बन और विलेजेस दोनों ऑक्सीमोरन चीज हैं, अगेंस्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो उसमें जैसे हम बात करते हैं कि पहले बैठक हुआ करती थी गांव में, एक कोई भी चौधरी आदमी होता था, नोट सो चौधरी, सबके यहाँ पे एक बैठक हुआ करती थी। उस बैठक की जगह अब बनने लगे ऑफिसेज। वो ऑफिस एक कमरे का भी हो सकता है, वो आपकी बालकनी भी हो सकता है, वो आपका एक रिसेप्शन साइड में भी हो सकता है, और लोगों में सोशल चेंजेस आने लगे। तो क्या आपके पेरेंट्स के या आप लोगों की मेंटेलिटी वही रूरल थिंकिंग की है, या वो भी थोड़ी अर्बन हुई है? ये मैं बड़ा रिजिड सा सवाल है। नहीं, काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि एक चीज हम नोटिस करते हैं, पैटर्न है गांव में, जो फाइनेंशियली थोड़े सक्षम परिवार थे, जिनके पास लैंड होल्डिंग ज्यादा थी, उनकी प्रेफरेंस ये रही जब भी गांव अर्बनाइज हुआ कि वो गांव छोड़ के बाहर आसपास जो कॉलोनी बस रही है वो उसमें जाएं। पर पीछे रह गई एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो लैंडलेस थी या जिसके पास कम लैंड होल्डिंग थी। और वो कहीं ना कहीं अगर फाइनेंशियली अभी ठीक कर भी रहे हैं तो सोशली और एजुकेशन वाइज बहुत पिछड़े हुए हैं। क्योंकि अगर आप ये देख लीजिए कि वो किराया अगर उनके पास आ रहा है तो वो किराया को यूज कैसे कर रहे हैं, और उनके जो व्यक्ति हैं घर में वो अभी काम क्या कर रहे हैं उससे, तो उस चीज का बहुत बड़ा फर्क है। तो मैं एक मानता हूँ कि बहुत ही माइनॉरिटी पॉपुलेशन है गांव की जो बहुत अच्छा कर रही है सोशली भी और एजुकेशन वाइज भी। बाकी सब कहीं ना कहीं सोच पुरानी रह गई है और शहर बदल गया है, गांव बदल गया है, शहरीकृत हो गया है। तो ये चीज का फर्क है। इसी के साथ ना मैं आई वाज रीडिंग आर्टिकल बाय विलियम डैलरिम्पल, तो वो लिखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लिखते हैं, जो कि मैं उनसे अग्री करता हूँ। वो लिखते हैं कि मेरे घर के पास 2 गांव हैं, एक शाहपुर जाट और एक खिड़की, और ये घर के पास का है, हाँ रहता है। नहीं, ये अब या आर्टिकल में साउथ दिल्ली, हाँ नहीं, वही अभी छतरपुर में रहता हूँ तो सॉरी मैंने रोक दिया। तो उसमें वो ये लिखते हैं कि आप ये 2 एंशिएंट गांव अभी भी मुगल एटीट्यूड के साथ, जो मुगल एरा का एटीट्यूड है उनके साथ ये गांव रह रहे हैं। और एक वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड यूज करा, SHEAR, शेयर। शेयर होता है जब आप एक भेड़ से ऊन अलग करते हो, उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो अलग करते हो। तो इसका हिंदी में जो मतलब ट्रांसलेशन है वो है छिन्न भिन्न, कि अपनी फील्ड्स के साथ जो गांव के जो खेत थे उनसे ये जो गांव है वो छिन्न भिन्न हो गए हैं अब। सो यू नो दे आर नॉट एबल टू ब्रीथ। सो यू नो इतनी इंपॉर्टेंट बात विलियम डैलरिम्पल ने कही है कि हजारों नहीं तो 100 गांव कम से कम, मतलब 135 गांव है अर्बनाइज आज की डेट में 2011 के सेंसस के हिसाब से, और उसमें these villages has been swollen alive, जिंदा निगल लिए गए अर्बनाइजेशन ने उनको। तो आई थिंक इससे तो मैं एग्री करता हूँ कि एक ओवरवेलमिंगली एक बहुत बड़ी माइग्रेशन होती है, और उससे यू नो वो गांव अपनी ओरिजिनल स्टेट में बसते नहीं है, और लोगों के साथ जो होता है वो दैट इज टू बी डिस्कस्ड। अच्छा यार, इसमें 2-3 चीजें हैं। अच्छा, आप कुछ मतलब मैं ये क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे लगता है कि ये जो पार्थ कह रहा था, ये बड़ा डिलेमा एक, कि आप इस शहर के होना भी चाहते हो पर ये शहर आपको होने भी नहीं देगा। क्योंकि समझिए कि मेरा गांव मदनपुर खादर है और मैं क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी एरिया जो उसका शहरीकृत रूप है सरता विहार, नोएडा, डिफेंस कॉलोनी, सुखदेव विहार, किसी तरीके से जाके वहाँ बस जाता हूँ। मुझसे पहला सवाल जो मेरे नेबर्स करेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हो। मैं खुद को बिहार के किसी गांव का, पंजाब के किसी गांव का बताऊं तो शायद से एक तरीके की एक्सेप्टेंस है कि वाह इन्होंने बड़ी तरक्की करी है, देखो
ये वहां से यहाँ आके बस गए। पर मेरा ये बोलना कि मैं उस गांव से हूँ जहाँ पे उनकी क्लोजेस्ट, जिसको वो देखते हैं और जहाँ से उनकी क्लोजेस्ट कॉन्फ्लिक्ट है, इन गाँव की और इन शहरों की एक छोटी सी कॉन्फ्लिक्ट चली आती रहती है। मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट क्या है? वो कॉन्फ्लिक्ट ये हो सकती है कि इन गाँव की गायें घूमते घूमते इस कॉलोनी में चली आई, तो एक जो इस शहर का परसेप्शन, ये जो नया शहर बसा है दिल्ली में आके, उसका परसेप्शन इन गाँवों के बारे में बड़ा अलग है। हो सकता है वो पंजाब का गाँव भी वैसा ही हो, और हो सकता है वो बिहार का गाँव भी ऐसा हो, पर क्योंकि वो इन्होंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं किया, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इन्होंने शायद से शाहपुर जाट को किया हो, शायद से नीलोठी को कराओ कि जहाँ के किसी किसान की गायें खुल गई हो और वो घूमते घूमते उस एरिया में चली गई और वहां जाके उसने गोबर कर दिया हो। तो वो जो एक्सपीरियंस है ना, कि गाँव का फर्स्ट मतलब ये है कि किसी की गायें आपके यहाँ घूम के आ सकती है, तो नोबडी वांट्स अ प्रॉपर्टी और अ प्रॉक्सिमिटी जहाँ क्लोजेस्ट गाँव हो। तो ये जो आइडेंटिटी है कि आप क्या गाँव के रह के भी दिल्ली में, क्या दिल्ली आपको एक्यूमुलेट कर लेगी, मुझे लगता है कि वो बड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल है। दूसरी बात क्या कि हम क्या एज एन इंडिविजुअल हम रूरल से अर्बन हो गए? बिल्कुल हो गए। हमने एक तरीके के कपड़े पहनना शुरू कर दी थी, हमने इंग्लिश भाषा की तरफ रुझान किया है, हम प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं, हम बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं शहरी कर, मतलब वो ये बिल्कुल झूठा प्रयास भी हो सकता है, ये हिपोक्रेसी भी हो सकती है, पर हमारे पास पीछे भी कुछ नहीं बचा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं पीछे जाके मैं बोलूंगा जी इस किसी भी गांव की, इन 360 गांव की, जी मेरे पास तो 10 एकड़ जमीन है और मैं खेती करूंगा जी, मुझे मतलब नहीं है इस तरीके के जीवन का। आपको इस शहर में बदलना ही पड़ता है, और ये बदलाव बड़ा इन गांवों के लिए बड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आपको एक लिमिट तक ही बदलने दिया जाता है। मतलब ये मेरा पर्सनल समझ है। इसमें दो चीजें हैं यार। एक जो भाई कह रहे थे उसको मैं कुछ उस पर बात करना चाहूंगा कि डेलिम्पल का जो लिखा हुआ है, नहीं मेरे पास तो है माइक, आप रखो। नहीं आप आपस में करते रहना शेयर। मेरा ये मानना था कि जैसे कह रहे थे कि मुगल गांव के मेरे को मुगल्स की याद दिलाते हैं, पर शाहपुर जट तो मुगल के आने से 250 साल पहले का गांव है, तो उसकी तो कुछ अलग ओरिजिनलिटी है। वो तो बल्लभगढ़ के पास से दो भाई आए थे, जो एक शाहपुर जट में रुका और एक आपका ये बड़ौद साइड में चला गया। तो ये जो इनकी जो रूरल जो हिस्ट्री है, ये ना तो डॉक्यूमेंटेड है, और उस कल्चर को आप रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते, और उस कल्चर को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो इसलिए फिर आपको लेबल्स दे दिए जाते हैं कि ये इस तरीके का है या ये इस तरीके का है। पर आप जैसे हम बात करते हैं वही चीज कि भाई ओल्ड दिल्ली है, ओल्ड दिल्ली में इतना पुराना है, पर ओल्ड दिल्ली से पुरानी तो महरौली है। अब आप ये देखो कि महरौली से भी पुराने कई ये गांव हैं। तो क्या आज भी मैं अगर बिल्कुल रिजिड भाषा में कहूँ कि थोड़े बहुत पढ़े लिखे वासिंदे नहीं है कि इन गांव में जो अपने आप को अवेयर करके इनकी थोड़ी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री लिख सकें? जी 1911 से पहले 1908 में ब्रिटिशर्स ने ना ये पूरा एरिया को मैप किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो उसी टाइम पे ये लाल डोरे का कॉन्सेप्ट आया कि उन्होंने खेती को आबादी से अलग किया। इन्होंने सिजरा मैप बनाया कि हर गांव का क्या क्या मैप है, और इन्होंने साथ में ही कुर्सी नामा बनाया। सो फॉर एग्जांपल एक गांव है वेस्ट दिल्ली में बुढ़ेला। सो ये तो जो उर्दू में ये डॉक्यूमेंट है उसमें ये लिखा हुआ है कि ये गांव इस्टेब्लिश हुआ था 1342 में। ठीक है, जो कि अगेन मतलब शाहजहानाबाद से भी कम से कम 200-300 साल पहले का ही है। तो 1342 में जब ये इस्टेब्लिश होता है, ऐसे ही इन्होंने 360 जितने भी गांव थे सब गांवों का कुर्सीनामा यानी कि जीनियोलॉजी, किसने बसाया, उनके कितने औलादे हुई और कहाँ हुई, कैसे हुई, क्या पूरा अभी तक है। तो आई थिंक वो ये बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट है जो कि हमारे पास काकरोला गांव जो कि द्वारका के पास है और बुढ़ेला गांव, ये दोनों ही गांव 1300-1400 के बीच में बसे हुए दो गांव हैं। तो आई थिंक ब्रिटिशर्स ने आर्काइविंग और डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन लास्ट के कुछ आई थिंक 50-60 सालों में गांव वालों से ये कमी हुई कि हम इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को बाहर नहीं लेके आ पाए, और बाकी हिस्टोरियन से कमी रही कि वो शायद उन्होंने बात करनी नहीं चाहिए इस पे, या फिर उनका ध्यान नहीं गया जो भी था। लेकिन इट्स बीन वेल डॉक्यूमेंटेड कि फॉर एग्जांपल हमारे गांव में ये मान्यता है कि देवली गांव से आता हूं मैं, और मान्यता है कि ये 1055 में ये स्टैब्लिश हुआ था।
तो हमारे आई मेट एन आर्कियोलॉजिस्ट, वो यूके से अभी पीएचडी कर रहे हैं, तो वो हमारे गांव में रह के जा चुके हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने ये सुना है कि 1055 में है, तो उनका गांव से बहुत प्यार है क्योंकि उनका बचपन बीता वहां पे, अभी वो यूके में है। तो वो बोलते हैं कि मैंने जो सबसे पुराना आपका डॉक्यूमेंट देखा है वो 12th सेंचुरी में देखा हुआ है। देवली का पहला मेंशन किसी भी पुराने डॉक्यूमेंट्स में 12th सेंचुरी में है, which is again it's well old. So I think ये प्रोजेक्ट और ये जनरेशन is taking up the charge. और जैसे कि हम तीनों हैं, या फिर अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब आने वाली शहर में गांव बाय एकता चौहान, जो कि खिड़की गांव से ही हैं। वो लिखती हैं, जब उन्होंने शेयर किया कि ना मैंने फर्स्ट ड्राफ्ट अपने पब्लिशर को सबमिट किया है, तो वो लिखती हैं कि इट कम्स आउट ऑफ दैट फ्रस्ट्रेशन कि हमारे कम्युनिटी के बारे में तो कोई लिखता ही नहीं है, कोई बोलता ही नहीं है, तो चलो हम ही लिख देते हैं अब। तो आई थिंक अब 70 साल के बाद आज़ादी के फर्स्ट जनरेशन है एकता चौहान, जो कि जिंदल यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। शी हैज बीन टेकिंग केयर, शी लव द हेरिटेज ऑफ द अर्बन विलेजेस ऑफ दिल्ली। उनके साथ साथ पारस चौहान है, जो कि बुढ़ेला गांव से आते हैं, और वो पारस त्यागी, सॉरी। सो साइकिल ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर फॉर यूथ कल्चर लॉ एंड एनवायरनमेंट। तो मेरे हिसाब से मैं और कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं जानता जो अर्बन विलेजेस पे काम कर रही हो, कि कैसे उनको डेवलप किया जाए, कैसे उन पॉलिसी इंटरवेंशंस हो, कैसे उनको जो पूरे इस अर्बनाइजेशन के फायदे इस अर्बन विलेजेस को भी मिले। तो एक छोटी सी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जो पुनीत भाई ने कहा, जो कुर्सीनामा है in itself is a very tedious task. उसको कुर्सीनामा is basically a historical record of the village, जिसमें बताया जाता है कि ये गांव कैसे बसा, किसने बसाया और कब बसा। तो ये सारी चीज़ें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास हमारे लिए, हर गांव के लिए अवेलेबल हैं, पर उसको निकलवाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि एक तो वो पहले पर्शियन में लिखा गया है, फारसी भाषा में लिखा गया है, उसको ट्रांसलेट कराना अपने आप में, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं शायद जो अब ट्रांसलेटर बचे होंगे फारसी से, उसको उर्दू में या इंग्लिश में या हिंदी में किसी में भी ट्रांसलेट कर सकें। तो उसका जो लीगल प्रोसेस है, अगर गवर्नमेंट उसको ईजियर बनाए और उसको ट्रांसलेट करके हमें डिजिटली प्रोवाइड करवा सके, तो हर गांव के लिए बहुत बड़ी आसानी होगी। और इसको फिर हम हर गांव की एंट्रेंस पे भी एक प्लेस करके गांव के इतिहास के बारे में बता सकते हैं। जैसे हरियाणा में हुआ है ये एक बोर्ड, एक छोटा सा पत्थर स्टोन है, उसमें गांव की जो भी हिस्ट्री है, ओरल है, डॉक्यूमेंटेड है, जो भी है, उन्होंने एक उसको प्रिजर्व करना। दैट्स अ वेरी गुड स्टेप इंडीड। अच्छा, एक वेव होती है कई बार, उन वेव्स के अकॉर्डिंग सिटी चेंज होती है। जैसे दिल्ली की बात करें तो नादिर शाह आया तो उसने लूटपाट करी और पूरा दिल्ली चेंज हो गया, ज्योग्राफी चेंज हो गई। उसके बाद 1857 हुआ, उसमें ब्रिटिशर्स की क्रुएल्टी हुई और दिल्ली चेंज हो गया। उसी तरीके से 1947 का जो पार्टीशन है, उसने दिल्ली को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया, और 1911 का जो कैपिटल चेंज है उसने भी किया। तो उस पार्टीशन की वजह से जो उस साइड से जो लोग आए थे, उनको रहने के लिए यहाँ पे जगह नहीं थी। तो जगह नहीं थी तो गवर्नमेंट ने डीडीए स्टार्ट हुआ था 57 के आसपास में, तो उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि किसी ना किसी तरीके से इनको रिहेबिलिटेट करो। और मेहरचंद खन्ना उनका नाम था, वो मिनिस्टर भी हुआ करते थे उस वक्त। तो उन्होंने अलग अलग सेटलमेंट्स भी बनवाई, जैसे बीके दत्त कॉलोनी है, अमर कॉलोनी है, और अलग अलग जगह पे। तो उस 1947 पार्टीशन का और वहां से आए हुए लोगों को मद्देनजर रखते हुए इन गांव पे क्या इम्पैक्ट हुआ और दिल्ली की ज्योग्राफी पे क्या इम्पैक्ट हुआ, वो क्या सीन है? बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 47 कैसा होगा ये तो किसी ने इमेजिन नहीं किया था, और कितनी बड़ी माइग्रेशन होगी ये भी किसी ने इमेजिन नहीं किया था। मतलब अगर हम टेक्निकली देखें तो जो ये फोर्स्ड माइग्रेशन हुआ, और हमारे जो लोग उस तरफ से, जिसको आज हम पाकिस्तान कहते हैं, उसके बाद आज जो दिल्ली कहते हैं, यहाँ पे आए, उनकी संख्या जो यहाँ पे लोग रह रहे थे उनसे डबल थी। उसने पूरा डेमोग्राफी दिल्ली को चैलेंज कर दिया। और हमारी, मतलब जो यहाँ के इंडिजिनस लोग थे, उनकी अपने राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी थी कि जगह दी जाए। ये खेती की जगह शायद से आज देश को ज्यादा जरूरत थी कि जो आपके अपने लोग उस तरफ से आए हैं उनके लिए जगह दी जाए। और लोगों ने कभी बिना, और दिल्ली में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, हम लोग हर बार कहते हैं कि यहाँ किसी ने इस पूरे चेंज को कभी अपोज नहीं किया। किसी ने यहाँ पे ऐसे सड़कों पे उतर के नहीं कहा कि नहीं जी हमारे यहाँ के कोई नहीं बसेगा। सबने सबसे पहले कहा कि अच्छा जी हमारे लोग कहीं ऐसे आ रहे हैं, जरूरत है, देश में
एक बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्टीशन का इवेंट हुआ है। सब लोगों ने बिना अपोजिशन के लैंड्स दी गई, अमर कॉलोनी बसा, लाजपत नगर बसा, सीआर पार्क बसा। और ये जो बसावट है इसके दौरान मतलब ये बड़ी सुंदर दिखती है, पर जो इंडिजिनस के नैरेटिव है कि इसमें इन लोगों की पूरी लैंड चली गई। मतलब अगर मैं इसको इस पूरे इवेंट को बताऊं तो एक तरफ तो वो लोग थे हमारे भाई, हमारे पूर्वजों के भाई, जो जिनकी वहां लैंड गई, उसके पैरेलल यहाँ के लोगों को भी पूरी लैंड चली गई उस इवेंट को किसी तरीके से एसिमुलेट करने के लिए। तो हम देखेंगे चाहे वो सीआर पार्क हो, चाहे अमर कॉलोनी हो, चाहे बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स हो, चाहे मेहरचंद मार्केट की आप बात करेंगे या गफ्फार मार्केट की बात करेंगे, इस पूरी चाहे फरीदाबाद की बात करेंगे, जो एनआईटी है फरीदाबाद का पूरा डेवलपमेंट ही इसलिए हुआ कि वहाँ पे एक तरीके की इंडस्ट्री आए जहाँ पे जो उस हार्डशिप में लोग आए उनका एक तरीके की इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद एक तरीके की इकॉनमी दी जाए। तो एक तो हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ के लोगों की लैंड चली गई। पर क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में हम देखेंगे एक बड़ा अच्छा सीरियल आया पहले जिसमें आलोकनाथ जी एक्टर थे, जिसने पूरा डिस्कशन किया कि पार्टीशन का इफेक्ट क्या हुआ। और वो जो लोग थे मतलब जो माइग्रेट करके आए थे उनको स्टेक होल्डर माना गया इस माइग्रेशन का। पर इस तरफ का क्या इफेक्ट हुआ ये नैरेटिव में नहीं है। लैंड तो यहाँ के लोगों की भी गई उस पूरे प्रोसेस में। यहाँ की भी लेडीज जो शायद से रोज अपने खेत पे जा रही हो, या एक आदमी बोलता हूँ कि जी मेरी खेती की 10 बीघी खेती है, 50 बीघी खेती है, उसकी एकदम खेती जीरो हो गई, उसकी भी इकॉनमी एकदम जीरो हो गई, उसकी सोशल और मतलब मैं इसको बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि जो लोग वहां से आए थे, जिसको आज वहां बोलते हैं, क्योंकि कुछ तो बोलना पड़ेगा, लाहौर से आए थे या एडजॉइनिंग एरिया से आए थे, दीज वर वेरी एजुकेटेड एंड स्किल पीपल। ये वो लोग थे जिनके जनरेशनल लोग वकील थे, जनरेशन से लोग जज थे, जनरेशन से लोग डॉक्टर थे, बड़े पढ़े लिखे अच्छे मजबूत लोग, पढ़ाई से भी वेल्दी पीपल। यहाँ का आदमी बिल्कुल एक किसान आदमी था जिसके पास कोई और तरीका नहीं था जीवन जीने का। वहां के आदमी के पास हो सकता है कि 100 बीघा जमीन भी हो और उसकी अपनी दिन की 1000 रुपए की, मतलब उस वक्त के 1000 रुपए की वकालत भी हो। ऑन द कॉन्ट्ररी यहाँ का आदमी सिर्फ किसान था, जो शायद से उस देश के किसी जगह का भी हो सकता था, पर फॉर्चुनेटली वो दिल्ली का किसान था, अनफॉर्चुनेटली वो दिल्ली का किसान था। तो उसने दिल्ली का जो सोशल स्ट्रक्चर था वो एकदम बिल्कुल बदल दिया, उन लोगों के लिए भी और यहाँ के लिए भी। हमारे प्रोजेक्ट का ये कहना है कि हमने हमेशा उस लेंस से माइग्रेट कर गए थे, उस लेंस से तो दिल्ली को देखा, पर उस पूरे प्रोसेस में जो यहाँ जमीनें गई, यहाँ इकॉनमी गई, यहाँ लोगों की आइडेंटिटी क्राइसिस हुई, पूरी तरीके की पॉलिटिक्स बदल गई। मतलब उस माइग्रेशन से क्या हुआ, यहाँ की पंचायतें अबॉलिश करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी? क्योंकि उससे पहले समझिए कि शाहपुर जाट जहां हम बैठे हैं ये एक रूरल जमीन थी, यहाँ पंचायत का रोल था। पर जैसे ही यहाँ पे खेलगांव बना, ये आरके पुरम बना, तो एमसीडी को आना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये रूरल लैंड नहीं रहा, अब ये एक अर्बन जगह बन गई है। चाहे यहाँ पे एक छोटा सा गांव हो, पर प्रीडोमिनेंटली दिस इज अ अर्बन स्पेस नाउ। और मतलब जो आज नोएडा के साथ और गुड़गांव के साथ हो रहा है, जैसी कोई स्पेस रूरल से अर्बन बनता है, वहां पे पंचायत अबॉलिश करके म्युनिसिपैलिटी को एंटर करना पड़ता है। उस म्युनिसिपैलिटी को एंटर करने से क्या होता है कि वहां का पंचायत सिस्टम खत्म होता है, और वो पंचायत सिस्टम रातों मतलब महीने में 2 महीने में अबॉलिश हुआ, और उसने यहाँ की सोसाइटी को बिल्कुल एकदम मुझे लगता है छिन्न भिन्न कर दिया लोगों की। क्योंकि लोगों को तो सिर्फ पंचायत सिस्टम ही पता है, लोगों को नहीं पता है कि अब अपनी वॉइस म्युनिसिपैलिटी में कैसे बतानी है। तो ये एक बड़ा दिल्ली के गाँव के लिए बड़ा ही हिस्टोरिक प्रोसेस रहा, जिसको आज भी हम नहीं बोल पा रहे हैं। दिल्ली देहात मेरे लिए पर्सनली वहां से शुरू होता है कि मैंने जब फिल्में बनाई, किताब पढ़ना शुरू करा, एक तरीके की कॉन्शियसनेस जब मुझ में आई, मैंने एकेडमिक्स में, फिल्म्स में ढूंढना चाहा कि क्या कहीं दिल्ली देहात की गाँव की एक भी कहानी है, या किसी ने एक नॉवल लिखा है। तो मुझे लगा वो तो बिल्कुल ही गायब है। और उसका शायद से बड़ा रीजन ये रहा क्योंकि नेशन बिल्डिंग में जब आप इतना बड़ा राष्ट्र बना रहे हो 1947-1950 में, और उस नेशन बिल्डिंग में आपको कैपिटल तो चाहिए, और कैपिटल कौन दे रहा है? कैपिटल यहाँ के किसान दे रहे हैं। किसान कह रहे हैं जी लो जमीन लो, पानी लो, खेती लो, मेरे पेड़ ले लो, जो भी मेरे पास है आप ले लो, पर अपना देश बनाओ।
जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि दिल्ली हाई कोर्ट, जब उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट आता है, दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस और वकील आते हैं, उनको रहने के लिए एक अच्छी जगह चाहिए, तो उसके लिए न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी या फ्रेंड्स कॉलोनी बनता है। तो किसान विरोध करते हैं, किसान कहते हैं कि जी ये क्या हो रहा है, तो जजेस और बड़े बड़े नेता आके कहते हैं जी दिल्ली हाई कोर्ट के लिए ये तो जगह चाहिए, तो लोग कहते हैं ले लो बिना, एंड दिस इज, और वो लैंड एक्वायर्ड लैंड नहीं है, लोग अपनी विलिंगली जमीन दे रहे हैं कि आप आके बस जाओ जी, मतलब आपको देश बनाना है ना, हाई कोर्ट बनाना है। पर बड़ा सवाल ये है कि आज भी उस हाई कोर्ट में इन लोगों के लैंड एक्विजिशन के केस चल रहे हैं, चाहे वो रायसीना का केस हो 1911 का, चाहे वो मालचा का केस हो। अभी आपने कल परसों देखा अपोलो अस्पताल का बड़ा चर्चा हो रही थी कि अपोलो अस्पताल को 1 रुपए की लीज पे 100 साल की लीज पे लैंड दी भारत सरकार ने, दिल्ली सरकार में, जो 3 रुपए गज एक्वायर करी है मदनपुर, सैदाबाद, जसोला आसपास के गांव से। और क्या बोल के एक्वायर करी थी ये लैंड कि आप लोगों के लिए इलाज कुछ मुफ्त हो जाएगा, भैया आप तो आसपास के गांव के लोग हो। ऐसी आज तक कोई पॉलिसी नहीं आई। चलो कोई बात नहीं, नहीं दी गांव वालों को। ये कहा गया कि 40% गरीब लोगों का इलाज होगा, वो भी नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ, चाहे वो कोर्ट के नाम पे हुआ हो, चाहे वो अस्पताल के नाम पे हो। अगर जो गगन भाई ने कहा उसमें मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। एक जो वेव की आपने बात करी जो माइग्रेंट्स है, तो मैं इसको 3 फेजेस में देखता हूँ। एक 1911-12 में जो इंटेलेक्चुअल्स आए, जब यहाँ पे दिल्ली में कैपिटल बना, उसके बाद जब पार्टीशन हुआ तब वहाँ से लोग आए, जब पाकिस्तान की तरफ से लोग आए, बंगाल की तरफ से भी कुछ लोग आए। उसके बाद जो तीसरी चीज़ थी वो थी कि जब उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा 70s 80s के आसपास एक वो तीसरी वेव भी आई। तो ये जो वेव थी, ये इन तीनों वेव्स का एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये था, वो था सडननेस का। रातों रात आपको पता चला कि कैपिटल बन रहा है, रातों रात देश आज़ाद हो गया और रातों रात आपकी ज़मीनें एक्वायर हो गई। आपको किसानी के अलावा कुछ नहीं आता था, रातों रात आपको बोल दिया कि अब आपका काम किसानी नहीं है, अब आप कुछ और अपना धंधा शुरू करिए। तो ये चीज़ का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही सीवियर रहा। तो ये सीवियर इम्पैक्ट के कॉजेज़ क्या रहे और इम्पैक्ट्स क्या रहे? कॉजेज़ तो जैसे कि मैंने बताए, और इम्पैक्ट्स ये रहे कि काफ़ी लोग जो गाँव में थे वो अल्कोहलिज्म की तरफ गए। इससे जो है अर्बननेस के साथ साथ गाँव वाले चेंज नहीं हो पाए, वो कहीं ना कहीं रूरल वाले माइंड फ्रेम में रहे। जैसे कि शाहपुर में वो जो हम बुजुर्ग का बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बड़ी जॉब कोई इन्हें देगा नहीं और छोटी जॉब ये करना नहीं चाहते। तो वो बीच में कहीं हम फंसे हुए हैं, अभी उसको बदलने की जरूरत है। ओके, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो आप दोनों ने बात कही। एक तो चीज़ है कि पार्टीशन हुआ और पार्टीशन के बाद वहाँ से लोग आए और उन्होंने आके आपके यहाँ के इंडिजिनियस जो लोग हैं उनकी जो ज़मीनें उनको मिली या फिर उन्होंने यहाँ पे तरक्की की। दूसरा फिर MCD आया जिसकी वजह से आपका जो पंचायत सिस्टम था वो एबोलिश हुआ और आप अर्बन उसका पार्ट हो गए। और तीसरा क्या बताया था मैं, तीसरा तो भूल गया, एक चीज़ और भी ऐड ऑन करी थी आपने। तो इसमें कि भाई जो जैसे आप बोल रहे हो कि भाई ये लोग आए और उसके जो अल्कोहलिज्म और ये सारा, एक ये वाइडर पर्सपेक्टिव है, एक कॉमन कॉन्शियसनेस है ये हम सब की। पर इस कॉमन कॉन्शियसनेस को अगर हम दूसरे तरीके से देखते हैं, तो मैं उस दिन भी भाई को कह रहा था कि वो लोग जो आए थे, जब भी माइग्रेशन होता है तो उसके एक ह्यूज इम्पैक्ट होता है। वो जो लोग आए थे वो लुट पिट के आए थे, और जो लोग लुट पिट के आए हैं, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, वो आए, उन्होंने यहाँ पे मेहनत करी, मेहनत करके उन्होंने अपने आप को इतना ज्यादा बड़ा आज कर लिया कि आप उनके बराबर आने की भी सोच नहीं सकते। और ये उनका एप्रिसिएशन है, उनका दिमाग है, उनकी एजुकेशन है और उन्हें धंधा करना आता है। ठीक है, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हम ये नहीं कह सकते, मतलब ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है मेरा, और ये मैं फ्रस्ट्रेशन वर्ड यूज कर रहा हूँ कि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन या कुछ भी चीज कि भाई वो लोग आए, उन्होंने ये कर दिया और हम उसकी वजह से रहे। दूसरी चीज कि भाई आपकी जमीनें ली गई और लोगों को दी गई। जब आपकी जमीन एक्वायर हुई तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत कम पैसे में वो एक्वायर हुई थी, पर आप ये देखें कि बीके दत्त कॉलोनी, अमर कॉलोनी और जितने भी गांव रिहेबिलिटेशन में बने थे वो रूरल लोगों की जमीनें ना होकर सरकार की जमीनें थी, जहाँ पे उनके लिए सेटलमेंट्स बनाए गए थे। तीसरी बात, माइंडसेट और सोशल चेंज क्या हुआ। आपको लगा कि हम आड़े हैं चौधरी, ये आड़ आ गए, ये मारेंगे, ये जूत है, आराम न हो गए आड़ 15वीं पेटी, तो आप इसकी वजह से अल्कोहलिज्म, दैट्स ए कंप्लीट नॉनसेंस आर्गुमेंट। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है कि
आप लोग जैसे थे वैसे ही हो, ठीक है, आपने अपने आप को अकॉर्डिंग टू द टाइम चेंज नहीं किया। ये एक हार्श रियलिटी है, और इस हार्श रियलिटी आप मेरे को अपोज कर सकते हैं इस पे। हार्श रियलिटी इसलिए भी है कि आज जितने भी गांव हैं जिनके पास थोड़े थोड़े घर हैं, उन गांव में उन घरों में रेंट पे चढ़ा के वो जो लोग पैसा कमाते हैं, जो बच्चे, उसके बाद आप उनसे पूछिए कितने लोगों की प्रायोरिटी एजुकेशन है। आप उनमें से ये पूछिए कि उनके पास यहाँ दिल्ली में रह रहे थे तो बेस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज थी, मॉडर्न स्कूल था, सब कुछ थे, कितने बच्चे मॉडर्न स्कूल या हायर एजुकेशन सोसाइटीज में जाते हैं, ठीक है। चौथी बात यह है कि जब भी हम माइग्रेट करना स्टार्ट करते हैं, 70s 80s की आपने बात करी कि हरियाणा राजस्थान से इस साइड से लोग आने लगे और वो रहने लगे, तो जब भी गांव का आदमी दिल्ली में रहने के लिए आता है तो वो वहां रहने के लिए आता है जो उसकी आउटस्कर्ट्स होती है। तो वो रहे पालम में, वो रहे गुड़गांव के किसी गांव में, उनको दिल्ली के लुटियंस जोन से आज भी डर लगता है। वो उस चीज को आज भी उतने कॉन्फिडेंस से नहीं रह सकते। वो ये भी एक रीजन हो सकता है कि उनके पास इतने पैसे नहीं हो कि वो वहां जाके रह लें। पर अगर आप देखें तो लोधी रोड जो था वो बाउंड्री हुआ करती थी पहले, और ये जो आपका सारा एक्वायर हुआ और ये सारा का सारा, तो उन बाउंड्रीज के ऊपर आप रह रहे हो। और जो आपसे पहले जो लोग आए 47 में, वो बाउंड्रीज को उन्होंने कॉन्कर किया, कॉन्कर करके आपसे ज्यादा पैसे कमाए, वेल्थ कमाए, इज्जत कमाए और इंटेलेक्चुअली वो बने। आपके पास दिक्कत ये थी कि आप सोशली चेंज नहीं होना चाहते और आप एजुकेशन को प्यार नहीं करते होंगे मोहब्बत, पर ये है कि आप अल्टीमेटली, हमारा माइंडसेट तो यही कि हमारी पढ़ाई लिखाई का इवेंचुअल पर्पस है पैसे कमाना। तो जब पैसे हमारे पास वैसे ही आ रहे हैं तो फिर पढ़ाई लिखाई क्या लेने देना, अब ठीक है फिर चिल करो। तो ये है सीन भाई। तो इबादत दहलवी बोलते हैं 1948 में, जो कि बहुत बड़े उर्दू के रिसर्चर हुए हैं। हाँ, मिले हुए हैं। हाँ जी, रिफ्यूजिस्तान। गुलजार दहलवी थे, इबादत दहलवी, गुलजार दहलवी। तो उर्दू के रिसर्चर हुए, उन्होंने दिल्ली को 1948 में बोलते हैं रिफ्यूजिस्तान। और वो किस लिए बोलते हैं कि पंडित नेहरू, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर, बोलते हैं कि ये मेरी नेशनल इमरजेंसी लेवल की प्रायोरिटी है, इन लोगों को बसाने की, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो पूरा रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट बनता है, पूरा स्पेशल लैंड एक्विजिशन कलेक्टर आते हैं जो कि 1,19,000 एकड़ जमीन अक्वायर करने की नोटिफिकेशन आती है। सरकार के पास कैपेसिटी नहीं थी इतनी अक्वायर करने की, अक्वायर कितनी हुई? 30,000 एकड़। तो वो जो अटेम्प्ट था ना, तो रिया सिंह राठौड़ लिखती हैं, जो कि जिन्होंने वर्ल्ड माइग्रेशन पे और रिफ्यूजीज पे रिसर्च की हुई है, ये सारे मैं आपको लिंक्स भेज दूंगा, आप उसमें लगा देना शो नोट में। वो बोलती हैं कि पूरे दुनिया को इस प्रोग्राम से ना सीखना चाहिए। उस टाइम पे हमारे पास कैपेसिटी भी नहीं थी, लेकिन हमारे पास इंटेंट थी। पॉलिसी लेवल पे इतनी बेहतरीन रिफ्यूजी जो को वापस लेके आ, पार्टीशन माइग्रेंट बोलो, रिफ्यूजी तो मेरे को टर्म थोड़ा इंसेंसिटिव लगता है, पार्टीशन माइग्रेंट्स को जो सेटल करने के लिए, और उसमें एक वर्ड का इस्तेमाल हुआ था कि हम इनको सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहते हैं। तो सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए उस टाइम पे जो नए नए बिजनेस आ रहे थे, तो सरकार ने 23 लाख रुपए उनको एज ए हेल्प दिया। तो ये पूरे जब हम पॉलिसी हम डिस्कस करते हैं ना, इट वाज अ फैबुलस पॉलिसी इंटरवेंशन की बात कर रहा हूँ मैं अभी, और चीजों पे बाद में आऊंगा। और एक जगह है, आप करोल बाग के पास रैगरपुरा, नाम सुना है मैंने, सुना हुआ आपने? और हिस्टोरियन रविंदर कौर अपनी किताब में लिखती है सिंस 1947, 2007 में आती है किताब। तो वो बोलती है कि आप निजामुद्दीन निकल जाओ, लाजपत नगर निकल जाओ, सारे अपर कास्ट हिंदूज 500 गज, 1000 गज, 2000 गज, और हमारे दलित सारे जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज से थे रैगरपुरा 25 गज। जो ये लोग सोशल कैपिटल अपने साथ लेके आए थे ना, और नेटवर्क इफेक्ट इतना कमाल की चीज है कि नेटवर्क इफेक्ट होता है कि आप मेरे को जानते हो, तो आज मैं आपके साथ पॉडकास्ट पे बैठा हुआ हूँ, कहीं से हमने कांटेक्ट किया। जो ये सोशल जो कैपिटल होता है ना, उनका क्या नेटवर्क इफेक्ट है? मैं समझाता हूँ आपको। जो ये लोग सोशल कैपिटल लेके आए थे, चाहे सब कुछ गवा दिया लेकिन जान पहचान थी, उसको हम सोशल कैपिटल बोलते हैं। तो आई थिंक वो इम्प्रोवाइज हुआ, एक तरह से इम्प्रोवाइज हुआ, नॉट डिमीनिंग एनी एफर्ट, लेकिन वो इस तरह से
कन्वर्ट हुआ टुवर्ड्स हेयर, जो पे बोले जाते हैं, और क्यों एक भी आप इन निजामुद्दीन ईस्ट, राजेंद्र नगर, तिलक नगर, जितने भी नगर है, जितने भी ये हमारे स्वतंत्र सैलानियों के नाम पे ये नगरों के नाम पड़े हैं, इट्स ऑल रिफ्यूजी सेटलमेंट कॉलोनी, उसमें आपको एक भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी का बंदा नहीं, फैमिली नहीं मिल सकती। वो सारे रैगरपुला जैसे इलाकों में रह रहे हैं। तो एक कास्ट डायनामिक्स भी था, सोशल कैपिटल डायनामिक्स भी था, बहुत सारे फैक्टर थे। और हिस्टोरिकली आपने बात करी किराया, तो हमारे इस पूरे रीजन में 50 गांव ऐसे हैं जिनके नाम के साथ सराय लगता है। सराय काले खां से शुरू होके सराय, कटवाड़िया सराय, लाडो सराय, बेर सराय, कालू सराय, तो वे हिस्टोरिकली ये रेस्ट हाउसेस थे। मुसाफिर आते थे तो वी वर ऑफरिंग देम स्पेस, रात काट लो, धर्मशाला टाइप की, क्या आप काट सकते हो। सो ये चीजें हम करते आए हैं हिस्टोरिकली। जब आपके पास स्पेस होता है ना, वी हैव बीन होस्टिंग पीपल। और जब बाहर से माइग्रेंट्स आते हैं ना बिहार से, तो ये डीडीए का फेलियर है, ये स्टेट का फेलियर है कि आपने उनको अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड नहीं कराई। और डिमांड मीट सप्लाई, हमारे पास कुछ स्पेस था गांव में, तो हमने उन लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड कराया। सो इट्स मार्केट फोर्स, मतलब हम चाहे कितना भी एक दूसरे को ब्लेम करें, लेकिन मार्केट और कैपिटलिज्म अपने तरह से काम करेगा, इट विल सीप इन। ओके, ठीक है भाई, इसमें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और ये क्योंकि ग्रैंड नैरेटिव भी है पूरी दिल्ली का जब वो गाँवों को देखते हैं। भाई एक तो मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, दिस इज नॉट अ फाइट वर्सेस दिल्ली देहात, किसी के अगेंस्ट नहीं है। ये मराठा मूवमेंट नहीं है जहां हम कह रहे हैं कि हम बेहतर हैं या यहाँ के लोग बेहतर हैं या इंडिजिनस लोग बेहतर हैं। हम बस बता रहे हैं कि हमारा भी इस स्पेस में एक से है, हम भी स्टेक होल्डर्स हैं, और हिस्टोरिकली हमें स्टेक होल्डर नहीं माना गया, रिकॉग्नाइज नहीं किया गया एज अ स्टेक होल्डर किसी भी तरीके से। तो मैं तो एक स्टेक होल्डर के तौर पर बात कर रहा हूँ। तो भाई एक तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिल्ली देहात वर्सेस माइग्रेंट्स हैं, कि हमारी उनसे कोई लड़ाई है, वो हमारे अपने लोग हैं, हम उनके लोग हैं। पर ये जो हम एक तरीके की कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं कि जो 1947 में माइग्रेशन के टाइम वो लोग आए, उनकी 2025 में स्थिति देखिए कैसी है, और आपकी देखिए स्थिति कितनी दयनीय है। मुझे लगता है यही बात अपने आप में बहुत कुछ बता रही है। विक्टिमोलॉजी, जो विक्टिम्स की पढ़ाई है, वो बताती है कि विक्टिम गलत नहीं होता है। लोगों ने कॉन्शियसली, ऐसा नहीं है किसी ने बोला कि जी मैं तो गांव में रह के खुद को चौधरी समझना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। आपने जब भी उन स्पेसेस में जाने का प्रयास किया, आपके साथ एक तरीके का दोहरा व्यवहार हुआ, और आप समझ गए कि आप उनकी भाषा भी नहीं आती। जब मेरे दादा परदादा, मतलब मेरे 360 गांव के मैं जब बोलता हूँ, जब अपना कंपनसेशन लेने गए तो उनको बोला गया जी अभी आपको अवार्ड नहीं हुआ, तो लोगों को 10 जनरेशन लग गई समझने में कि अवार्ड होता क्या है। लोगों को समझने में लगा कि भैया ये लैंड एक्विजिशन एक्ट आता कहाँ से। इन गांव में वकील थोड़ी थे, इन गांव में पटवारी थोड़ी थे। लोगों ने अपने बच्चों को जमीन बेच के कैसे कैसे दूसरी तीसरी पीढ़ी जाके पढ़ी, और उनको जब समझ में आया कि जी हमें 50 साल से मुआवजा क्यों नहीं मिला। या कॉलेज में जाके जब वो पहुंचे 1947 के बाद, बच्चे 1990 में जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे। क्यों दिल्ली यूनिवर्सिटी जो इन्हीं गांव की जमीन पे बनी थी, उन्होंने जेएनयू जब ये पॉलिसी बना सकता है कि किसी एक आइसोलेटेड स्पेस का बच्चा, एक ट्राइबल एरिया का बच्चा जब यहाँ के पढ़ता है तो उसको एक तरीके के पॉलिसी इंटरवेंशन में आसानी मिलती है एडमिशन में। यहाँ के किस बच्चे को आसानी मिल गई? यहाँ पे ये जो जेएनयू जैसे कॉन्शियस स्पेस है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे कॉन्शियस स्पेस है, ये अम्बेडकर यूनिवर्सिटी तो बड़ी लेट में आई है, जामिया जैसा कॉन्शियस स्पेस है, ये तीनों यूनिवर्सिटी जो इन्हीं सारे गाँव पे बनी है, इनके प्रोफेसर जो अपने आप को बहुत बड़ा सोशल सेंसिटिव बोलते, तो उन्होंने एक बार क्यों नहीं पॉलिसी बनाई, या ये दिल्ली की विधानसभा में, भारत की पार्लियामेंट में डिस्कशन क्यों नहीं हुआ कि यार इन गाँवों के लोग थोड़े से उजड़े हैं, चलो गाँव के लिए ज्यादा नहीं है 1% रिजर्वेशन देते हैं, बच्चे जाते, बच्चे पढ़ते, और जब पढ़ते तो एजुकेशनली कॉन्शियस होते। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ के बच्चों को पढ़ाई किताब छीन के फाड़ने की आदत है, और ऐसा थोड़ी है कि लोगों को इस पूरे प्रोसेस में कुछ मिल गया हो। मतलब जिसकी समझो 10 एकड़ जमीन गई और आज उसके पास 5 लाख रुपए किराया आ रहा है एक 10 बाय 12 की जमीन दुकान पे, या 20 बाय 25 की जमीन पे, उसके पास बचा है क्या टेक्निकली? ना वो माइग्रेट कर पाया कहीं दूसरे शहर में पढ़ाई करने के लिए, ना वो पढ़ाई कर पाया, ना उसके बच्चे सोशल मोबिलिटी में ऊपर बढ़े। तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये पॉलिसी प्रॉब्लम है रेदर एन इंडिविजुअल प्रॉब्लम। यहाँ के गाँव के लोगों ने चूज नहीं किया ये बैकवर्डनेस, और इसमें भाई जो कह रहा है, इसमें मेरा पर्सनल मानना है कास्ट का बहुत बड़ा रोल है।
आपको जब इन यूनिवर्सिटीज में जब आप गए तो आपके साथ एक तरीके का दोहरापन हुआ। हम नहीं थे बंगाल से, ईस्ट बंगाल से आए लोग जिन्होंने लिटरेचर पढ़ लिया था 1857 में। हम तो 1857 में लठ बजा रहे थे तो अंग्रेज हमें मार रहे थे, हम अंग्रेजों से बचते हुए डोल रहे थे। कोई इस पे डिस्कशन नहीं है कि जी आपने क्या करा आजादी के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर जी को एक तरीके का अवार्ड मिल गया। 1857 की बात तो आज हम करने लगे हैं 2025 में। तो हमारे बड़े बूढ़ों का क्या कंट्रीब्यूशन है आजादी में, ये भी हम आज हमारी जो मतलब चौथी पांचवी जनरेशन है जो किसी तरीके से कैसे कैसे रोड मरोड़ के दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच के जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, तो अब हम समझ पाए कि सच में पढ़ाई क्या है। तो हमारी पढ़ाई के अगेंस्ट, माइग्रेशन के अगेंस्ट कोई लड़ाई नहीं है। हम तो, हमारी कॉन्शियस आज डेवलप हुई है तो हम खुद को स्टेक होल्डर बनाने की बात कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। वेरी गुड। सो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग 2-3 चीजें हैं कि आपने जो बात कही कि हम आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कोई बात नहीं कर रहे और हम किसी के अगेंस्ट नहीं बात कर रहे, हम एक सोशल चेंज को अपने नेटिव तरीके से देख रहे हैं और उसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं वो सही बात है। पर इसमें आप जैसे कह रहे हो ना कि लैंड एक्विजिशन, तो 1894 का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है जिसमें आपको ब्रुटैलिटी जो दिखती है सबसे ज्यादा वो रायसीना की दिखती है कि भाई रायसीना के आसपास जो गांव था मालचा था और फिर उसके बाद तालकटोरा था। तालकटोरा का एक पूरा नाम है, क्या मैं भूल गया, उसका कुछ है, बीच में कुछ वर्ड चेंज है उसका। तो मालचा वाले कुछ 128 परिवार थे, कितने थे, उनको 3 रुपए या कितना कुछ उनको दिया गया पैसा वैसा, और उनको ये भी कहते हैं कि वो लोग नहीं गए अपने गांव छोड़ के, फिर उनके ऊपर ये कैनन से उनके ऊपर वॉर किया गया। अब मुझे नहीं पता है कितनी सच्चाई है, पर एक ये आर्टिकल में भी लिखा हुआ है 2-3 में। तो वो जो कंपनसेशन का जो है और वो जो 30 या 25 गांव जो उजड़े हैं न्यू दिल्ली के लिए, दिल्ली से न्यू दिल्ली जब हुआ ये सारा सीन, और जिसकी वजह से वो बाहर गए, तो उनको आप किस तरीके से देखते हो? उनका कंपनसेशन, साथ ही साथ में वो जो उनका जो नेटिवनेस था और साथ ही साथ में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, वो आज भी उनकी तो ऑब्वियसली एक फ्रस्ट्रेशन होगी कि हम प्राइम लैंड पे थे और जो हरसा मालचा है, ऐसे कुछ गांव है हरियाणा में, हरसाना सोनीपत मालचा, जहां से वो माइग्रेट करके वहां गए हैं। तो उसको आप किस तरीके से देखते हो? जी बिल्कुल, हमारा एक्चुअली रिसेंटली मिलना भी हुआ, मेरा तो पर्सनली मालचा गांव के निवासी हैं। तो वो हमारी जो दिल्ली की पंचायत संघ के जो भी मीटिंग्स होती हैं वो रेगुलरली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो उनका कहीं ना कहीं अभी भी जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है वो अभी भी उस चीज़ को दिखाता है। पर अब शायद जो उनके अगली जनरेशन है, जैसे रायसीना की बात करते हैं, शायद वो पलवल के आसपास बसा दिया गया और मालचा शायद सोनीपत के आसपास बसा दिया गया। तो ये जो गाँव हैं, और मुआवजे की बात जो है इनकी, मुआवजा हम अभी भी सुनते हैं, चाहे ये तो नई दिल्ली के गांव की बात करी, यहाँ वेस्ट दिल्ली और ये जो सिग्निफिकेंटली रूरल बेल्ट है यहाँ पे भी हम सुनते हैं बहुत लोगों ने मुआवजा नहीं उठाया हुआ अपना। तो ये बहुत ही कॉमन फिनोमेना था। बस फर्क ये है कि उस टाइम उनको फोर्सफुली, जिन ने मुआवजा नहीं भी उठाया, फोर्सफुली उनको वहां से भगा दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा और रीसेटल करवा दिया गया सोनीपत में। तो ये जो चीजें हैं ये वहाँ की सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को नहीं तोड़ सकती। तो वहाँ के लोग अभी भी, हम बात करते हैं तो कुछ ना कुछ उनके कोर्ट केसेस चल रहे होते हैं, रायसीना गांव के भी 2011 में भी शायद चल रहा था। हाँ, वो चल रहा था। बट उसमें इतनी अभी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिली है, क्योंकि कोर्ट का भी ये कहना है कि आप पीछे जाओगे तो कितना पीछे जाओगे। कोर्ट की स्टेटमेंट को कोट कर रहा हूँ मैं। तो ये वो वाली चीज है कि इसका हमें और एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ इसको टैकल करना चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारे दिल्ली के निवासी थे, तो उनको अपनापन हमें भी दिखाना चाहिए और उनकी हेल्प जैसे भी हम कर सकें उनके फ्यूचर में, और उनके जो कोर्ट लीगल केसेस चल रहे हैं वो हमें करनी चाहिए। ओके, एक बात ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि राधेश्याम मालचा जी नाम है जिनका शायद से भाई बात कर रहे हैं, वो मालचा के मूल निवासी हैं। आज उस वाले मालचा में बस गए, तो उनकी बातों में हमेशा 2 मालचा नजर आते हैं। तो बोलते जी मैं इस मालचा नहीं उस वाले मालचा की बात कर रहा हूँ। तो वो अभी भी अपने उनके जो देवता हैं, क्योंकि जो गांव है वो एक देवता है, एक तरीके का एंसेस्टर वर्शिप रहती है। तो वो उनमें से कुछ परिवार आज भी जिनकी मेमोरी, जिनके बड़े बड़े बुजुर्ग बता पाए, वो आज भी इस वाले मालचा में, जो आज दिल्ली की सबसे पॉश कॉलोनी नहीं एक लेन है, उसमें आज भी वो पूजा करने आते हैं अपने देवताओं की। तो उनके जो रेफरेंसेस हैं, उनकी जो मेमोरी है, और ये सिर्फ लैंड, महंगी लैंड की बात नहीं है, क्योंकि मालचा तो मैं कह सकता हूँ कि बड़ा महंगी लैंड हो गई, रायसेना मैं कह रहा हूँ बड़ी महंगी लैंड हो गई, पर जो जैसे देवली की बात करें, जहाँ की आज ज्योग्राफिकल कंडीशन बिल्कुल एक स्लम जैसी है,
पर लोगों का अटैचमेंट ऑफ देयर आइडेंटिटी टू देयर ओन विलेज इज वेरी स्ट्रांग। लोग बोलेंगे तो यही ना कि जी मैं मालचा का हूँ, और मालचा रहेगा तो वहीं नई दिल्ली में, तो लोगों को बहुत स्ट्रांग सेंस ऑफ अटैचमेंट है वहां से। और सिर्फ अटैचमेंट नहीं है, देयर स्टोरी, राधेश्याम मालचा जी बताते हैं कि नेहरू की शादी उनके परिवार ने करवाई। देयर एंड दिस इज नॉट जस्ट अ, मतलब ये स्ट्रांग एनेक्डोट है, क्योंकि एज पर राधेश्याम जी हिस्टोरिकली दीज वर पीपल जो चूड़ी का काम करते थे, चूड़ियां बेचा करते थे। तो उस चूड़ी बेचने के पूरे प्रोसेस में, क्योंकि वो उस एरिया में चूड़ी बेचते थे, तो दे न्यू ऑल द पीपल हु आर इन पावर। तो नेहरू जी की शादी में दे हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और ये सब एनेक्डोट्स, ये सब ओवरऑल हिस्ट्री हमारे दिल्ली देहात की बड़ी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है। और हमारे प्रोजेक्ट का यही प्रयास है, हम किसी तरीके से जो जनरेशन, आखिरी जनरेशन जिसकी मेमोरीज हैं, किसी तरीके से इसे बचा के रखें, इसे रिवाइव करें। ओके, एक इंटरेस्टिंग बात जो है जिसको हम सब फेस करते हैं, दो चीजें हैं। एक तो मुस्लिम विलेजेस भी हैं हमारे पास आसपास में, और बड़े हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंस है उनका, इम्पोर्टेंट विलेजेस हैं, जैसे आपका ये कटवारी सर है, और हौजरानी, ये चिराग दिल्ली, हौजरानी, खिड़की, निजामुद्दीन औलिया भी जहाँ पे है, तो ग्यासपुर, कौन सा ग्यासपुर। ओके, तो इनको आप कैसे देखते हो? एक मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, दो है ये बातें। दूसरी बात ये है कि कास्ट बड़ा खतरनाक तरीके से प्ले करती है हमारे साथ में, और हम लोग जब भी, मैं अब वही विक्टिमोलॉजी की बात कर रहा हूँ, मैं उसी विक्टिमोलॉजी को सब में कंसीडर कर लेता हूँ अपन सब में। तो जब हम लोग कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, अपर सोसाइटी में जाते हैं, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उनके जैसा दिखें, उनके जैसी बात कर सकें, क्वींस इंग्लिश में बात कर सकें, हालांकि आती ना हो हमारे को शाहपुर जेट वाले भी। तो उस तरीके से आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है कास्ट के बेसिस पे स्टिल सिटीज में। और दूसरा एक लेंस आपका ये भी है कि ये लोग इस कास्ट से हैं, तो ये धंधा करते होंगे, इनकी गाड़ियों के पीछे ये नाम लिखा होगा, इसका घर इस तरीके से होगा, इनके घर में खाना ये बनता होगा, कपड़े इस तरीके के पहनते होंगे, गाने ये सुनते होंगे। तो इसको आप किस तरीके से देखते हो? तो आई थिंक 1947 में ना हमारे भी बहुत मुस्लिम भाई हमारे गांव से, हमारे बहुत से गांवों से पाकिस्तान गए, और खासकर ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से तो बहुत ही बड़ी संख्या आज के पाकिस्तान में चले गई। तो यहाँ पे हौजरानी एक गांव है, बहुत ही इंटरेस्टिंग गांव है। जब वो लोग जाने लगे तो हमारे आसपास के गांव हैं, उन्होंने उनको बोला कि आप नहीं जा सकते, क्योंकि आप नहीं जा सकते, हम आपको केयर करेंगे, आप भाई हो, आप हमेशा से हम साथ में ही रहे हैं, कोई नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं। और बहुत इंटरेस्टिंगली एक बात याद आती है, इंस्टाग्राम पे हमको एक मैसेज आता है, एक 20-21 साल का लड़का होगा मुश्किल से, लाहौर से। तो उसके बायो में लिखा हुआ था दिल्ली वाला, बायो में लिखा हुआ था दिल्ली वाला, और उसका सरनेम आपका ही सांगवान, ठीक है। और वो मैसेज करता है कि भाई हम नजफगढ़ के किसी गांव से माइग्रेट होके अभी लाहौर में है। और उसने बायो में, मुझे इतना अच्छा लगा वो देख के कि मतलब लोग किस तरह से अभी भी आइडेंटिटी को कितना प्यार करते हैं, है ना। और उसी तरीके से अब तो यूट्यूब, वी हैव एक्सेस टू लॉट ऑफ सच वीडियोस। तो लोग बात करते हैं कि ये है हरियाणवी स्पीकिंग गांव, ये है पाकिस्तान का हरियाणवी स्पीकिंग गांव। तो मोस्टली वो हमारे इसी नजफगढ़ के जो उनसे नरेला वाले साइड से वो गांव होते हैं, वो बात करते हैं हम तो आज भी जी हरियाणवी बोलते हैं, हम तो आज भी रबड़ी जलेबी ये सब खाते हैं। यहाँ तो क्या था, यहाँ तो कुछ भी नहीं था। यहाँ जब हम आए, यहाँ तो पाकिस्तान में तो कुछ था ही नहीं जी। और फिर इंटरेस्टिंगली जब हम एक मैम से मिलते हैं जिनकी जो उस साइड से यहाँ आई थी पार्टीशन से, वो सेम बात दिल्ली के लिए बोलती हैं कि दिल्ली में तो कुछ भी नहीं था। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि वहां पे भी कुछ भी नहीं था, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं था, तो कहाँ क्या था? अरे दिल्ली वॉज ऑल एरिड, कीकर के पेड़ थे, सिविलाइजेशन थी नहीं, ऐसा बोलते हैं। तो आई थिंक मैं उससे थोड़ा सा
इरिटेट तो होता हूँ, लेकिन उनके मुझे इमोशन समझ में आते हैं, क्योंकि हमारे जो भाई वहां गए हैं ना वो भी सेम बातें बोल रहे पाकिस्तान तक घुसिंदा जी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि नॉस्टैल्जिया और हम पास्ट को हमेशा ग्लोरीफाई ही करते हैं, चाहे वो कितना ही घटिया रहा हो। तो वो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। एक स्टोरी मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें, जो हमें ओरल रिकॉर्ड्स के थ्रू बताई जाती है कि दिल्ली के जो मुस्लिम गांव वाले थे उनका कितना बड़ा रोल रहा। तो पालम 360 हमारी जो खाप है, जो खाप के हेड हैं सारे 360 गाँव के, उसका इतिहास हमें ये बताता है कि तिहाड़ गाँव जो दिल्ली में वेस्ट दिल्ली के पास है वो बहुत बड़ा गाँव हुआ करता था और वहाँ पे मुस्लिम त्यागीज रहते थे। तो उसकी हिस्ट्री हमें ये बताती है कि जब रेड फोर्ट बना शाहजहाँ के द्वारा, तो रेड फोर्ट बनने के वहाँ पे शाहजहाँ वहाँ पे किसी मूल निवासी से उसका शिलान्यास करवाना चाहते थे। तो तिहाड़ गांव के जो मुस्लिम है उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि किसी मूल निवासी को ढूंढ के, हिंदू मूल निवासी को ढूंढ के वो लेके आए। तो ऐसे ये पालम 360 के पास गए और पालम गांव में गए और वहां से 360 खाप का जो ओरिजिनेशन हम सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने वो काफी कम लोगों ने एग्री किया था उस चीज के लिए, तो पालम के लोग शाहजहाँ के पास गए और लाल किले के उन्होंने नींव रखी। तो इस चक्कर में फिर शाहजहाँ ने उन्हें 360 खाप की जो है प्रधानी दी थी। तो ये जो है हमारा काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है जो मुस्लिम गांव वाले हैं यहाँ के दिल्ली के, उनके। ओके, नाइस। एक तो भाई आप देखेंगे तो जितने भी गांव हैं 360, इसमें मुस्लिम पॉपुलेशन थी। शायद से ऐसा कोई गांव जो अपने आप को ले जी हम तो सिर्फ हिंदू गांव है, ये वाली आइडेंटिटी तो मुझे लगता नहीं कि स्पेशली इस ज्योग्राफी की रही है। जैसे दिल्ली में सबसे बड़ा एक मैं रोकना चाहूंगा जी आपको। जी इस बात में एक चीज और भी है जी कि हम ये कहते ही नहीं थे कि हिंदू गांव है, क्योंकि जितने भी कास्ट यहाँ पे रहते हैं जी वो कल्चरली अपने आप को कल्चरल तौर पे कास्ट से बड़ा मानते हैं। बिल्कुल रादर देन मैं यो जाटा गांव, यो गुज्जर का गांव, यो हीर का गांव है। बिल्कुल बिल्कुल तो ये हिंदू वाला तो कॉन्सेप्ट था ही नहीं। बिल्कुल आई एग्री भाई, बिल्कुल मैंने आपको नहीं बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं कि भाई दूसरी बात, इन सारे गांवों में जो बिगेस्ट टाइटल है वो एक टाइटल है जेलदारी का। अब मतलब मैं सोनीपत से और बल्लम की बात करूं तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में ऐसे बहुत सारे जेलदार है जो मुस्लिम्स हैं, स्पेशली बल्लमगढ़ वाले एरिया में। तो मैं जब पुराने उनके नाम देख रहा था जेलदारों के, तो जैसे तुगलकाबाद एक गाँव है जो आज डोमिनेंट है बहुत ज्यादा, जिसको आज हम गुजर डोमिनेंट विलेज कहते हैं, पर मैं जब वहाँ लोगों से बात करता हूँ तो हिस्टोरिकली बहुत बड़ी पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है। और मतलब जैसे सब जगह थी बड़ा अच्छा रिलेशनशिप रहा लोगों का। लोग क्यों माइग्रेट करें, उस वक्त इंडिया की क्या सिचुएशन थी, लोगों के दिमाग में आइडिया ऑफ माइग्रेशन, आइडिया ऑफ रिलीजन क्या था, मतलब उस पर अभी हम खुद भी पढ़ना चाह रहे हैं। पर इसमें एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है मेरे पास। जामिया यूनिवर्सिटी एक आज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो गई, पहले माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन था, पर फिर भी क्योंकि वहाँ उर्दू पढ़ाई जाती थी और उसका जो जन्म था वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कारण हुआ था, तो मेन जो स्टाफ था वो मुस्लिम स्टाफ था। तो जब पार्टीशन हुआ और एक तरीके का फोर्स्ड माइग्रेशन करने की बात हुई, तो आसपास के गांवों के लोग ने स्टाफ को लाके अपने गांव में रखा कि जी आप यहाँ आके रहो, आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं। और ये हिस्टोरिकल फैक्ट है जो जामिया का स्टाफ आज भी कह रहा है इस बात को। पर क्योंकि इस बात को अब आप देखोगे आप बड़े नैरेटिव में तो ऐसे लगेगा कि ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी की एक स्टोरी है, पर जब हम आज कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी की स्टोरी है ही, पर ये दिल्ली देहात की और यहाँ पे एक तरीके का जो सेक्युलर स्ट्रक्चर था उसकी भी स्टोरी है। तो हम अब एक लेंस भी क्रिएट कर रहे हैं कि हम इन स्टोरीज को अपने एक लेंस से भी बता पाए कि यहाँ के लोगों ने इन यूनिवर्सिटीज को बचाने में या एक देश का जो एक सेक्युलर फैब्रिक था उसको मेंटेन करने में किस तरीके का प्रयास किया। जैसे एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, इन सारे गाँव में, मतलब सारे में नहीं, आपको कोई ना कोई पीर मिल जाएगा और आप देखोगे इन गाँव में वर्शिप हो रहे हैं वो पीर, और गाँव में मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है, 25 लोग 30 लोग, पर गाँव उस पीर को एक तरीके से वर्शिप कर रहा है। और पीर कोई नहीं होगा, वो एक तरीके का बुढ़ेरा होएगा जो हम सूफी होएगा जो कभी आके रहे हैं, जिन्होंने गांव में एक तरीके की कभी बढ़िया बात कर दी, तो लोग आज भी उनकी इज्जत कर रहे हैं। तो ये आइडिया ऑफ, मतलब चिराग दिल्ली भी था, अब तो वहाँ वो नहीं रहा जिस तरीके से, बड़ा जो नसीरुद्दीन औलिया थे वो बड़े इम्पोर्टेंस थे उनकी, निजामुद्दीन औलिया के वो। जैसे मैं आपको आते बता रहा था कि बड़ा आजकल गाना फेमस हो रहा है, सकल बन फूल रही सरसों,
बॉलीवुड भी गा रहा है। आप देखोगे तो वो दिल्ली के देहात पे बेस्ड है। चिल्ला गांव की औरतें कालका मंदिर जा रही हैं अब देवी की पूजा करने, और उनको वो चढ़ाने जा रही हैं सरसों। तो निजामुद्दीन के यहाँ पे उनसे पूछ लिया गया कि जी आप कहाँ जा रहे हो, कह रहे जी हम तो देवी की पूजा करने जा रहे हैं। और उस वक्त अमीर खुसरो लिखते हैं इस कहानी को, मतलब इस पूरी कविता को, और वो यहाँ की लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ गाना है कि सकल बन फूल रही सरसों, मतलब दिल्ली देहात को देख के तो वो इस गाने को लिख रही है कि अच्छा सब जगह सरसों फूल रही है, और ये जो अपनी लॉर्ड की पूजा करने जा रही हैं, और मेरे जो लॉर्ड है वो निजामुद्दीन है, मैं भी उनकी आज सरसों से पूजा करूंगा, और इसलिए आज निजामुद्दीन में बसंत पंचमी बनाई जाती है। तो ये बताता है कि एक तो दिल्ली के गांव कितने पुराने हैं, और दिल्ली के गांव के ज्यादा वो स्ट्रक्चर क्या थे कि लोग एक दूसरे को किस तरीके से प्रेम भाव से देखते थे। ये तो है ही, वो ग्लोरीफाई वाली बात है ये। और पिछले महीने, सॉरी आपको मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंस्टेंट है। हमें पिछले महीने हमको नारायणी मैम से, पिछले महीने नहीं उससे पहले, तो नारायणी मैम को जो हिस्टोरियन है जिनकी सबसे फेमस बुक है सिटी बिटवीन टू एम्पायर्स, उनसे मिलने के लिए मिलना हुआ। तो मैम बताती हैं कि जब मैं छोटी थी बहुत, हमारा केरला से दिल्ली आना हुआ, और हम चिराग दिल्ली से ऐसे निकल रहे थे, मतलब ओखला से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। तो ओखला से पूरा लैंडस्केप उन्होंने डिस्क्राइब किया, बहुत ही ब्यूटीफुल लैंडस्केप है। चिराग दिल्ली पे आती हैं तो बोलती है बड़ा ही सुंदर ऊंची ऊंची दीवारें हैं, और सरसों के साग की और मक्के की रोटी की खुशबू आ रही है बिल्कुल मध्यम सी। तो इस तरह से मैम अभी भी मतलब अपने नॉस्टैल्जिया को जीती हैं कि कितना अलग हो गया है ये लैंडस्केप की। जिस तरह से वो ओखला से पूरा जो साउथ दिल्ली निकलते आती है, बोलती है हर जगह कोई ना कोई गांव का कोई ट्रेसेस मिलता था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बड़ी है कि बड़े हमारा विलेज का जो आइडिया है ना, वो बड़ा रोमांटिक सा है। सरसों के साग की खुशबू आ रही, बड़ी खूबसूरत लाइन कह दी। अरे भले आदमी हो, कड़े सरसों की साग की खुशबू होती है। पर विलेज लाइफ को जैसे मैं रोमांटिक बता रहा हूँ, उसकी कुछ असलियत अलग भी है, उसकी हम बात करेंगे। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले हम बात करते हैं पालम गांव जो है वो बड़ा हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट गांव, बिल्कुल। और उस साइड से जब आते हो, और जब आप उस साइड से आते थे तो पालम पड़ता था सबसे पहले, और पालम के ऊपर इतनी कहानियां हैं, उसके आपको एनेक्डोट्स भी मिलते हैं। जैसे बादशाह आलम, क्या था वो, बादशाह आलम आज दिल्ली तो पालम जो था। उसके अलावा जैसे ये मुरक्कन मॉरिस ट्रेवलर हैं इब्न बतूता, वो आए, उन्होंने देखा, तुगलक के टाइम पे आए, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे इनहेबिटेंट्स तो हैं वो बड़े फ्यू हैं, कम लोग हैं, पर इनकी वॉल्स और सिटीज तो वर्ल्ड में, मतलब ये जो सिटी है एक एक्सेप्शनल सिटी है। और फिर वो तुगलक की भी बात करते हैं कि भाई साहब उसने एक डेजर्ट लैंड में अपनी कैपिटल बना दी तुगलकाबाद में। तो बात हम तो पालम की करते हैं, और उसमें एक वो बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर भी है जिसमें एक झोपड़ी और साइड में हुक्का पी रहा है और पीछे से हवाई जहाज उतर रहा है पालम एयरपोर्ट। तो वो क्या है उसका होगा, जो अफेक्शन है, हिस्ट्री है, क्या है वो? मतलब मुझे लगता है इतने सारे एनेक्डोट्स ही उसकी हिस्ट्री है, और उससे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि 360 जिसको हम जो कहते हैं गाँव, उसकी सरदारी पालम पे रही है, जिसका रीजन पार्थ ने बताया। तो अब उस गांव पे हिस्टोरियंस की कृपा है, भगवान की कृपा है, या और मैं खुश हूं कि उस गांव पे कृपा है, क्योंकि उस गांव के बहाने कम से कम और सारे गांव का डिस्कशन तो स्टार्ट हुआ। मतलब हम कह रहे हैं कि जी इब्न बतूता उसका डिस्कस कर रहे हैं, मतलब पालम था तो उस बहाने लोगों ने कहा अच्छा पालम था तो जी हमारा भी गाँव होएगा, हम कैसे पीछे रह जाएं। तो पालम के बहाने और लोगों ने अपना इतिहास भी खोजना स्टार्ट किया, और मतलब ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि पालम के पास सरदारी है, और पालम ने, जैसे भाई बता रहे हैं कि उसने लाल किले की जो नींव रखी, उसमें पालम के जो हमारे बुजुर्ग थे उनका, तिहाड़ के थे पालम से, तिहाड़ के लोगों ने पालम के लोगों को बोला। ओके जी। तो वो इतने सारे एनेक्डोट्स एक गांव के हैं, इस बहाने मुझे लगता है कि वो कम से कम हमारे एग्जिस्टेंस पे पालम बात स्टार्ट करता है। और इंटरेस्टिंगली फिर आप जैसे बता रहे हैं कि वहाँ एयरपोर्ट आता है, तो वो विजुअली जो अर्बन रूरल कॉन्फ्लिक्ट है वो पहली बार वही नजर आती है कि अब वहां रहना भी है, पर पीछे वो भी फ्लाइट भी लैंड हो रही है, और पालम को फिर कैसे रिड्यूस करा जाएगा, क्योंकि अब आपको एयरपोर्ट बनाना है, और आपको इंटरनेशनल सिटी बनानी है, और आपको वर्ल्ड बेस्ट
कंट्री का कैपिटल बनाना है, तो आपको विजुअली आप उस गांव को वहां कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो ना। तो फिर पालम को कैसे वर्ल्ड करा जाएगा। तो आसपास के जो एयरपोर्ट के आसपास के जो गांव है, मतलब ऐसा नजर आता है कि किसी ने उसको अपने आप से चार दीवारी करके घेर लिया है कि नजर ना आ जाए कि भैया गांव है यहाँ पे, क्योंकि एयरपोर्ट के में जो लोग आ रहे हैं उनको तो एक तरीके का विजुअल चीजें देखनी है ना। बाकी पालम वैसे ऐसा कोई खूबसूरत गांव भी नहीं है। मैं वही आप आज कह रहे हो, आज आज कह रहे हो। नहीं, मैं वही ऐड करना चाहता हूँ। लोग नाराज हो जाएंगे बात में। अब आप पालम की गलियों में जाओगे तो आपका घुसना मुश्किल हो जाएगा कार लेके। मुझे पता है तो गाड़ी कहाँ वैसे ही मतलब हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्रैफिक वाइज नहीं। तो ये हमारे अर्बनाइज गांव की कहानियां भी बताता है कि जो कंजेस्टेड लेन्स, तार पे तार जा रही है, छत से छत मिली हुई है, सूरज नीचे की जमीन तक नहीं आ पा रहा। तो ये चीजें जो हैं ये बहुत ही एक डेल्यूजन में रख देती हैं गांव वालों को कि पहले क्या था और अब क्या हो गया। तो इसमें कहीं ना कहीं गांव वाले को भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी जगह को एक आदर्श जगह बनाएं और सरकार से मिलकर उसकी पहल करवाएं कि ये जगह जो हम इतने समय से जहाँ पे रह रहे हैं वो अब कैसी हो गई है। तो अर्बनाइज विलेजेस की एक कहानी बयां करता है मेरे ख्याल पालम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम ये भी देखते हैं गांव में कि अर्बनाइज विलेजेस की जब बात होती है तो कुछ गांव जैसे पालम पहले अर्बनाइज हो गए तो उनका एक दायित्व भी बनता है, सरदारी उनके पास है और उन्होंने वो चीज़ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करी है बजाय के दूसरे गांव। तो उनका एक दायित्व भी बनता है कि दूसरे गांव की वो आके हेल्प करें और दूसरे गांव को एक रास्ता दिखाएं जहां से वो अपने गांव को उस हालत में पहुंचने से बचा सकते हैं। ओके यार, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जितने भी ये गांव हैं, अगर इनकी हम बात करें स्ट्रक्चर की, ये होते कैसे थे। तो जैसे मैं अभी बात कर रहा था एक आर्कियोलॉजिस्ट सर से, वो राखी गढ़ी के ऊपर काम किया, प्रोफेसर वसंत सिंह ने। तो वो कहते हैं कि हमारे जो एक सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी है कि हम कोई भी दीवार बनाते हैं तो एक ईंट ऐसे रखते हैं, एक ईंट ऐसे रखते हैं, ऐसे ही रखते हैं ना, मैंने बनाई नहीं 9 इंची 4 इंची 9 इंची 4 इंची ऐसे और ऐसे ईंट रखते हैं। तो ये हड़प्पा काल में भी ऐसे ही स्ट्रक्चर ईंटों का था। हड़प्पा काल के अंदर में, जो आज से 4000 साल पुरानी बात है, जब घर बनते थे तो उनके बीच में आंगन होता था। कभी भी ढके हुए घर नहीं थे, पूरा आंगन के साइड में छोटे छोटे घर होते थे, वेंटिलेशन और पानी की निकासी और ये सारा हो पाए। गलियां होती थी, वो भी उतना ही चौड़ी, उसी तरीके का वो होता था। तो यही सेम स्ट्रक्चर दिल्ली के गांव का भी था। ठीक है, तो एक हमारी विजुअल इमेजेस, एक विजुअल परसेप्शन होता है कि भाई ये तो गांव नजर ही नहीं आ रहा, ये तो बिल्कुल नई बिल्डिंग्स हैं। तो हमने उस हेरिटेज को अपने को खो दिया है। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? उस कंटिन्यूटी को ब्रेक कर दिया है, जिसकी वजह से हम बाहर से अर्बन दिख रहे हैं पर दिमाग से रूरल दिख रहे हैं। लास्ट के 20-30 साल बहुत कठिन रहे हैं। मतलब मैं जिस तरह से देखता हूँ, ना काबिल बर्दाश्त बिल्कुल, क्योंकि लीडरशिप की एक कमी रही है। और नहीं करती है क्योंकि मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। एक मेरे मित्र आए यूके से, मैंने बताया था भाई, मैट बर्किनशॉम, वो 15 साल से दिल्ली के ऊपर काम कर रहे हैं। वो हिंदी में उन्होंने दादाजी से बात करी, अच्छे से बैठा है, मतलब पूरा, मतलब उसको दिल्ली का चप्पा चप्पा पता है। 15 साल में उसने बहुत अच्छा काम किया है। उसे सब पता है कि इस गांव में कौन है, उस गांव में कौन है, जाति डायनामिक सब कुछ पता है उसको। तो वो बोलता है, मैं आपके गांव में पहली बार आया, मेरे को स्पेन के गांव की याद आती है। तो बताओ। ठीक है, तो मतलब गांव तो गांव ही है, लेकिन जो लॉस ऑफ एस्थेटिक हुआ है, जो लॉस ऑफ आर्किटेक्चर हुआ है, वो बहुत ही, आई थिंक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव लगता है मेरे को, तो टू बी वेरी सीरियसली। क्योंकि आप एक चीज देखो ना कि हमारा पार्टिसिपेशन कितना कम हो गया है। मतलब आप देखिए 1984 में चौधरी भरत सिंह शौकीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा था राइट्स को रोकने का, जो कि निलोटी गांव से आते हैं। उनको एक टाइटल दिया कि ही इज द जाट गांधी ऑफ दिल्ली। और इस तरह से बहुत लीडर थे जिन्होंने बढ़ चढ़ के, हमारे गांव ने लोगों को शेल्टर दिया, बहुत शेल्टर दिया। वो शायद स्टोरी तो कभी किसी ने कवर की नहीं, लेकिन मतलब जो हमारा एक स्टेक होल्डरशिप की हम बात करते हैं ना, वो पिछले 20 सालों में हमने कहीं ना कहीं खो दिया है। और वही फ्रस्ट्रेशन, जैसे आपने बोला कंधे पे हाथ रखा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक्चुअली में वो फ्रस्ट्रेशन है और वो रिफ्लेक्ट होगी, वो आर्किटेक्चर में भी रिफ्लेक्ट होगी, वो माइंडसेट में भी रिफ्लेक्ट होगी, वो हर जगह आपको मैनिफेस्ट होते हुए दिख जाएगी।
हो गए। इस पे भाई थोड़ा सा मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम बात कर रहे हैं विलेज एस्थेटिक की एंड ब्रेकिंग ऑफ दैट विलेज एस्थेटिक इन लास्ट 50 years। विलेज एस्थेटिक्स का 50 years को आप चलो टाइम छोड़ देते हैं, पर मैं इसको कह रहा हूँ कि एक विलेज की इमेजिनेशन क्या है। एक विलेज की इमेजिनेशन है, खेत आएंगे, खेत के बाद एक गांव शुरू होगा, गांव होगा, उसके एक मोहल्ला पिछड़े समाज का होगा, बीच में एक चौपाड़ होगी। ये इमेजिनेशन है मोटी मोटे तौर पे पूरे नॉर्दर्न इंडिया की। पर आप समझो कि दिल्ली में आपने खेत हटा दिए। सबसे पहला स्टॉप मैंने नहीं किया, सबसे पहला स्टॉप हमने नहीं किया, सबसे पहला स्टॉप डीडी ने किया कि आपने वो खेत हटा दिए। उस इमेजिनेशन में वो खेत गए तो जो गांव में और घरों में जगह चाहिए थी न्यार रखने की, फॉडर रखने की, या फिर अपनी खेती रखने की, या फिर गेहूं रखने की, उस जगह की यूज नहीं रहा। अब जब वो खेत गए तो मैं अपनी गाय को क्या खिलाऊं? तो गाय को रखने की जो जगह थी, जो अलग अलग भाषा में अलग अलग हो सकती है, वो जगह चली गई क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रही। अब वो गाय की जगह चली गई तो वो कॉमन स्पेसेस तो खत्म हो गए। डीडीए ने फिर जो ग्रेजिंग लैंड थी या ग्राम सभा की जमीन थी, डीडीए ने वो भी ले ली, तो वो भी एस्थेटिक ब्रेक हो गया। तो भाई जब बेसिक रिसोर्सेज विच डिफाइंड अ विलेज वही ले ली गई, तो फिर विलेज तो सिर्फ मैं कह रहा हूँ जो हम कह रहे हैं वो पैसिव नॉस्टैल्जिया है बस। मेरे बाबा दादा पापा ने बता दिया कि ये गांव था इसलिए ही हम ये सारी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर मेरे पापा दादा समझो उनकी मेमोरी इरेज हो जाती तो हम लड़ाई नहीं लड़ रहे होते। मैं और परचूने की दुकान खोल के बैठ रहा हूँ तो मैं कहता भाई बढ़िया जीवन चल रहा है। तो ये एस्थेटिक हमने नहीं ब्रेक किया भाई, ये बड़ी फोर्सेस ने ब्रेक किया। एक बात और बताओ मेरे को, हम जो दिल्ली के गांव वाले वकील क्यों बनते हैं इतने ज्यादा? क्योंकि इसलिए पढ़ना नहीं पड़ता और कि ये सब आसान धंधा है। चलो एक पॉइंट भाई ऐसा है कि एक तो भगवान की और बड़े बूढ़ों की आशीर्वाद है कि हम पढ़ पा रहे हैं, चाहे वो वकालत जैसा आसानी कोर्स हो। और भाई मेरा ये मानना है वकालत सबसे ज्यादा पढ़ाई मांगती है। एक वकील, एक जो प्रोफेशनल वकील है जो सच में वकालत करता है, वो इतना पढ़ता है मुझे लगता है उतना और कोई प्रोफेशन जरूरत पड़ती है। क्योंकि कल अगर मुझे 323 जो सबसे सिंपल आईपीसी का सेक्शन है, अगर उस पर भी आर्ग्यूमेंट करना है, उस पर भी मुझे 5 जजमेंट पढ़नी पड़ेगी। तो एक चीज ये है भाई। दूसरी बात, इसको मैं अगर दिल्ली देहात की नजर देखूं, भाई बहुत बड़ा डर है। मेरी जमीन की रजिस्ट्री नहीं है, इन गाँव में किसी जगह की रजिस्ट्री नहीं है। यहाँ सारा खेल ही सिर्फ एग्जिस्टेंस का रह गया, सर्वाइवल का रह गया है। तो आदमी सोचता है यार मैंने जो अपनी 4 कमरे दिए हुए हैं ना किराए पे, इस पे कोई आदमी कब्जा ना कर ले तो लड़के को वकील बना देता हूँ। तो ये बिल्कुल दयनीय स्थिति है भाई। लोग अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं बच्चे पढ़ पा रहे हैं लिटरेचर? क्यों नहीं बच्चे बन पा रहे हैं लिटरेचर पढ़ के? अच्छी पढ़ाई जो सोशोलॉजिस्ट मतलब क्यों वकालत कर रहे हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी जिसको बहुत अच्छा समाज नहीं मानता? क्योंकि भय कि भाई मेरे पास क्या ही बच गया है, खेत तो बचे नहीं, मेरे पास एक 100 गज का प्लॉट बच गया है जिसपे मैंने किराएदारी बना रही है, ये ना चली जाए भैया, क्योंकि इसके बाद तो मेरे पास क्या ही बचेगा। ना समाज में कोई बहुत बड़ा इन गाँवों को पॉलिटिकल अस्तित्व रह गया है, ना बहुत बड़ी कोई इनके पास टेक्निकल हिस्टोरिकल नॉलेज है, ना और है तो सारे एग्रेरियन कम्युनिटीज आज भी इन सारे गाँव में है। तो खेतीहर समाज ना, खेतीहर समाज क्या करेगा? खेती नहीं है जो मैं आपकी बात कह रहा हूँ। तो सारी ये लड़ाई 100 गज 150 गज को चला ना जाए उसकी लड़ाई रह गई है। तो ये बड़ी दयनीय स्थिति है भाई, और कुछ नहीं है। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें कि एक कहावत सॉर्ट ऑफ चीज चलती है गांव में कि भाई या तो पढ़ा हुआ बढ़िया निकलता है या कड़ा हुआ बढ़िया निकलता है, या मतलब एक्सपीरियंस वाला बंदा बढ़िया निकलता है या पढ़ा हुआ। और उसका एक आंसर गांव वाले के पास हमेशा होता है, कड़ा हुआ बंदा हर बार सुपीरियर पाएगा उसके। तो आई थिंक वो हमें कहीं ना कहीं उस चीज में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, क्योंकि पढ़ाई को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वकालत जैसे भाई ने कहा कि और कुछ होना हो, गाँव वाले सोचते हैं चल अपनी जगह तो संभाल ही लेगा, और कुछ होना हो जो भी मुकदमे आएंगे वो निपट लियो। तो ये वाली चीज जो है ना, इसका ये वाला माइंडसेट बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई की तरफ हमें आगे ले जाना है और एक डाइवर्स वे में आगे ले जाना है। आज हम कहीं भी देखते हैं सरकारी नौकरी हो या कोई भी एक टॉप पोस्ट हो, उसके लिए बंदा एम ही नहीं करता है। एम करते हैं कि भाई मैं डीटीसी में कंडक्टर लग जाऊं, मैं यहाँ पे छोटी नौकरी पालूं। तो ये वाली जो चीज है ना, उस चीज को बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक चीज ऐड करूंगा मैं ये सवाल अगर मैं सबसे करूँ ना कि इन 360 गाँव में इसमें अलग अलग जाति रहती है, अलग अलग डाइवर्स लोग रहते हैं, इनमें एक कॉमन कंबाइनिंग थीम है। तो इनमें एक कॉमन कंबाइनिंग थीम मिल जाएगी कि एक तो डीडीए से सब लोग नफरत करते हैं, डीडीए हमारे लिए कंस है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इन सब में कॉमन थीम है, इन सब के बाप दादा ने चप्पल घिसी है मुआवजे के लिए, और मुआवजा मिला 500 रुपये, वकील ले गया 600 रुपये।
तो इनके बाप दादाओं ने बताया कि भैया वकील बन जाए, क्योंकि हमें तो समझ ही नहीं आया इतनी तारीख में कि हुआ क्या। तो मुझे लगता है वो अंडरलाइन एक कॉमन मेमोरी बन गई है सबके लिए कि भैया हमें बहुत वकीलों ने घुमाया है। कम से कम घर में एक लड़का पता होगा तो पता होगा कि जो कोर्ट में जो जज साहब कह रहे हैं मैटर इज एडजर्न्ड, तो समझ में आएगा एडजर्न्ड का मतलब क्या है, क्योंकि उन्हें तो 30 साल समझ ही नहीं आया कि एडजर्न्ड क्या होता है। तो ये एडजर्न्ड को समझने के लिए बच्चों को वकील बना रहे हैं भाई बस। ओके। एक जो भाई बात कह रहे थे वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कहावतें, हमारा जो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है वो होता है कहावतों से, परंपराओं से और रिवाज से, कि हमारा ये रिवाज चला आ रहा है, हमारी ये परंपराएं चली आ रही है, ये हमारी कहावतें हैं। तो एक बड़ा एक्सप्लॉयटेशन का पॉइंट है। एक्सप्लॉयटेशन से मेरे को याद आता है कि ये जो गांव है इनमें लड़कों को जो आज़ादी है वो बहुत अच्छी आज़ादी है वकील बनना और, पर मैं अगर लड़कियों की बात करूँ इन गाँव में तो आज भी वही सोच है। इंटरकास्ट मैरिज में भी आज भी वही सोच है। गांव के लोग ज्यादा मेंटली अपवर्ड हैं यहाँ के लोगों के मुकाबले, कि जो ये सोचते हैं कि गांव में फिर भी इंटरकास्ट मैरिजेस हो जाएगी, यहाँ पे तो ये होएगा कि हम इतने ही लोग बचे हैं, ठीक है, हमने भी इंटरकास्ट मैरिज कर ली तो हमारा कल्चर ही खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात, जैसे एक लड़की बता रही थी कि ये कॉमन बात आप सबको पता है कि हमारे को स्पोर्ट्स होएगा तो यहाँ से कोरिया भेज देंगे पर 3 किलोमीटर दूर अकेले नहीं जाने देंगे, ठीक है। और इंटरकास्ट मैरिज विमेन एम्पावरमेंट और उनका एजुकेशन और एक डोमेस्टिक वायलेंस वो बड़ा खतरनाक तरीके से प्ले करता है आज भी इन गांव में। वो मैं अब दोबारा उसी बात पे आता हूँ, जो दिल्ली के गांव जो अपवर्ड माने जाते हैं, जो अपने आप में दिल्ली वाले जो फील है, तो ये क्या है ये सीन भाई? वापस जिम्मेदारी ले रहा हूँ, माइक दे दिया है। भाई इसमें देखो 2-3 चीजें। एक तो ये जो कहना है ना कि दिल्ली के गांव अपवर्ड, नहीं हमारे को इस आर्गुमेंट को डिफेंड करना है, नहीं डिफेंड नहीं, मैं इसको हमारे को प्रो है, मैं इलैबोरेट कर रहा हूँ इसे, बस इलैबोरेट कर रहा हूँ। ये जो पूरा नैरेटिव है कि दिल्ली के गांव किसी तरीके से सुपीरियर माने जाते हैं, मुझे लगता है झूठ है। किसी भी इंसान से पूछो जो आपके रिश्तेदार हैं यूपी, नोएडा, हरियाणा वाले, बात कर रहा हूँ गांव जो होता है पंजाब हरियाणा के गांव से दिल्ली के गांव अपने आप में सुपीरियर हैं यार। आप कैपिटल में रह रहे हो, उनका मैं इसे बिल्कुल इसको मैं काउंटर कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इसे काउंटर इसलिए कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल काउंटर क्यों कर रहा हूँ कि हमारे मतलब पर्सनली जितने भी लोग बैठे हैं और मैंने जितना डिस्कशन करा कि आपके जो रिश्तेदार नॉन दिल्ली गांव वाले वो आपको डाउनवर्ड्स देखते हैं। उसका कारण ये, एक तो कहीं ना कहीं वो मानते हैं कि ये लोग जो हैं डिपेंडेंट है किराए पे, इनके सारी मतलब हो सकता है ये अमीर हो, पर कहीं ना कहीं जो हमारे हरियाणा, यूपी और एडजॉइनिंग राजस्थान वाले स्टेट वाले जो रिश्तेदार हैं उनके दिमाग में वो आपको अमीर जरूर मान सकते हैं पर वो आपको कल्चरली बेटर नहीं मानते। तो ये एक सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मैं इन सारे गाँव में कॉमनली ऑब्जर्व करता हूँ, और उनकी गलती भी नहीं है। जो इन गाँवों ने फेस किया वो खुद आज शायद से उसे रिजॉल्व करने लगे हैं, पर इन गाँवों ने एक लॉन्ग वे ऑफ एल्कोहलिज्म देखा है। एल्कोहलिज्म क्यों देखा है कि जो आदमी समझो 10, 20, 15 बीघे जमीन संभाल रहा था, 2-4 गायें संभाल रहा था, सडनली उसके पास ना 15 बीघे जमीन है ना गायें हैं, तो नो लेट आई विल नॉट गो देयर। तो बहुत सारे कारण की वजह से एल्कोहलिज्म आ गया परिवार में। एल्कोहलिज्म आया तो उसका फर्स्ट विक्टिम जो बना वो आदमी तो बना ही जो शाम को शराब पी रहा था। उसकी बीवी उसकी पहली समझिए उसकी उस पे वो सब हत्ते उसके वो चढ़ी। उसका जो मानसिक स्थिति बिगड़ी इस शराब से, इस बीमारी से, उसने सबसे पहले अपना परिवार बर्बाद किया। उसने सबसे पहले अपनी बीवी का जीवन खराब किया, अपने बच्चों का जीवन खराब किया। तो इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस रैम्पेंटली बढ़ा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम पंजाब इन सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ अल्कोहल अब्यूज। यहाँ पे भगवान की कृपा से वो सूखे नशे नहीं आए क्योंकि ये टेरिटरी नहीं थी, पर यहाँ अल्कोहलिज्म ने बहुत खराब जीवन किया। लड़कियों का जो आप बात कर रहे हो, जो औरत की नहीं, लड़की बेटी की स्थिति यहाँ बहुत पॉजिटिव है। माँ की भी तो गड़बड़ है। नहीं माँ की तो मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, पर मेरा ये मानना है कि इन गाँवों में अगर मैं सिर्फ दिल्ली के गाँव में सेंसस करूँ, गर्ल्स आर एट अ बेटर फुटिंग देन बॉयज 1000 टाइम्स। एक तो उन्होंने अल्कोहलिज्म को नहीं पकड़ा,
वो शुरू में ही जान गए कि ये लैंड जो है, जो ये दुकान है, 2-4 दुकान है, जिससे ये मेरे पास तो आएगी नहीं हिस्से में, मेरा इवेंचुअली बिहाई होएगा, मेरी शादी होएगी, उससे पहले अगर मैं किसी तरीके से नौकरी, पढ़ाई, कोई कोर्स कर लूं तो यही मेरे जीवन में अपवर्ड मोबिलिटी का एक चांस है। आई विल टेल यू, विमेन ऑफ दीज विलेजेस आर एक्सीलेंट। मैं अपने गांव में बताऊंगा तो ऐसी 2-4 बहनें हैं, मैं जो यूनिवर्सिटी टॉपर है, और मैं इन सारे गांव में ऐसी लड़कियां ढूंढ दूंगा जो, मैं स्टीफेंस भी गई हैं, हिंदू भी गई हैं, जेएनयू भी गई हैं, सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ी हैं, पर मैं अगर लड़के ढूंढने पाऊंगा तो मुझे शायद से 1-2 लड़के मिलेंगे जो इन सारे गाँव में किसी अच्छी जगह पढ़ने गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि द कंडीशन ऑफ गर्ल्स इज एट अ बेटर फुटिंग। ये मेरा अपना पर्सनल, और इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ क्या रीजन है, क्योंकि उनको पता है अपवर्ड मूव करने के लिए पढ़ाई उनके पास ऑप्शन है, और बस जा रही है सीधा, मतलब मेट्रो और बस हमेशा से थी। तो लड़कियां, मैं कह रहा हूँ मेरी बुआ की एज की भी, जो आज 60 साल की हैं, वो भी ठीक ठीक कॉलेजेस में पढ़ ली हैं, और मैं आसपास सारे गाँव में देखता हूँ तो औरतों की पढ़ाई की कंडीशन, बिकॉज ऑफ दिस अर्बनाइजेशन, हम अभी तक अर्बनाइजेशन को क्रिटिक कर रहे थे, बिकॉज ऑफ दिस अर्बनाइजेशन द कंडीशन ऑफ दीज गर्ल्स आर एट अ वेरी गुड पोजिशन, और वो ठीक नौकरियां भी कर रही हैं आपको इन गाँवों की, और हर जाति की। इंटरेस्टिंगली क्या है कि इस अर्बन मोबिलिटी की वजह से सारी जातियों की औरतों की कंडीशन तो बहुत अच्छी हुई है, आदमियों की जरूर बर्बाद हुई है। मर्द जो लोग हैं जी। अच्छा, एक चीज ऐड मैं इसमें करूंगा, ये कि जब रिश्ते होते हैं दिल्ली के गांव में, तो हम लड़के और लड़कियों में इतना स्टार्क डिफरेंस होता है कि लड़का तो बैठ के किराया खा रहा है और लड़की सरकारी नौकरी कर रही है, तो इतना डिफरेंस होता है कि रिश्ते होने मुश्किल हो जाते हैं इस चीज में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरी पॉइंट, हिस्टोरिकली भी अगर हम देखें, जैसे मेरी जो भी बुआ हैं, वो सब कहीं ना कहीं एक पहले जीबीटी का कल्चर चला था दिल्ली में और हरियाणा में भी, जो हरियाणा में ऐसा भी है बिल्कुल। तो टीचर्स लगनी तब से शुरू हो गई थी लड़कियां गाँव की, 80s 90s की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बस उसको हमें डाइवर्सिफाई भी करना है, जो कि अब कुछ हद तक हो भी रहा है और काफी हद तक हो रहा है इनफैक्ट। तो उसको डाइवर्स करना, और जो एक मैनली जॉब्स हम मानते हैं या मैनली बिजनेस मानते हैं, उस चीज में भी लड़कियों का आना, जैसे रियल एस्टेट है या और भी कई जगह हैं, कोई सेक्टर्स हैं, वहां पे भी लड़कियों का आना हो तो और अच्छी बात होगी उस चीज के लिए। ओह ग्रेट। एक इंटरेस्टिंग चीज और है, वो चीज ये है कि कई गाँव ने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से चेंज किया है, हालांकि उसमें गांव का कितना रोल है वो अलग बात है। जैसे आप देखिए HKV, हौज खास विलेज, ठीक है, शाहपुर जट, लाडोसराय, ये बाकी और भी हैं, ये 3 तो अपने सामने ही है। इन 3 गाँव में क्रिएटिव लोगों ने और रेस्टोरेंट वालों ने, फूड का जो सीन है, और इसके साथ साथ बिजनेस और स्टार्टअप्स और डिजाइनर्स, इन्होंने मतलब इन गाँव को इतने खूबसूरत तरीके से यूटिलाइज किया है कि यहाँ के रहने वाले लोगों का भी माइंडसेट उनके प्रति बदला है, और वो बहुत वेलकमिंग है उनके लिए, और एक वो उनको एक वो जाट गुज्जर अहीर वाले फील भी नहीं देते, और वो भी उनके साथ रह के एक सेंस ऑफ सेफ्टी एंड एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी करते हैं। और वही वाली बात है कि तुमने डरन की बात है, डरा तो हम मारे थे सब, तो हम तारे साथ खड़े हैं। तो इस तरीके से जैसे आप इमेजिन नहीं कर सकते कि शाहपुर जट जैसे गांव में एक दुकान, नोट एक कमरा, एक बड़ा अच्छा खासा हॉल, ऊपर से लेकर नीचे तक डुप्लेक्स, 7 लाख रुपए रेंट पे चढ़ सकता है। 7 लाख 5 लाख रुपए रेंट पे। वो सिर्फ उन डिजाइनर्स की वजह से हुआ है, उन रेस्टोरेंट्स की वजह से हुआ है। जैसे आप लाडोसराय को देखोगे तो बहुत अच्छे डिजाइनर्स वहाँ हैं, जो खान मार्केट आपको जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे ऐसे रग्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं, ये सारे। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप, ये फिर आपके स्टार्टअप्स, फिर आपका ये फूड इंडस्ट्री, और फिर आपके क्रिएटिव पीपल, इनकी वजह से ये सारा सीन हुआ, और इनको अच्छी लोकेशन पे एक जगह मिल गई और सस्ते में। तो ये कैसे देखते हो आप लोग? बुटीकिफिकेशन बोल सकते हैं इसको, कि बुटीक हो गया है, ये हो गया है, सिर्फ एक बुटीक हो गया, तो और भी है, जैसे यहाँ काफी स्टार्टअप, हर गांव की अपनी एक तरह से इकोनॉमी है। जैसे कि हम कालूसराय और कटवाली सराय को बोलते हैं, तो वो स्टूडेंट की अकोमोडेशन के लिए है। आपने जैसे HKV की बात करी, शाहपुर जाट की बात करी, लाडोसराय की बात करी, वो जो आप स्टूडेंट उसके लिए बात बता रहे हो ना, स्टूडेंट के लिए तो फिर एक ही तरीके के वो फिर उसी धंधे में लग गए, PG बना दो, लाइब्रेरी खोल दो, ये वो तो वही धंधा है, सारे लाग जाएंगे उसमें।
पर मैं ये कह रहा हूँ कि उन लोगों ने जो दूसरा तरीके है, जो आज का जो मॉडर्न चीजें हैं, उन मॉडर्न चीजों से जब मीट हुआ रूरल कल्चर, तो वो जो आउटकम निकला वो डिजाइनर्स थे ना, डिजाइनर्स ने ना इन चीजों को खुद ढूंढा और वो बोलते हैं अरे यार ये तो कितनी अच्छी जगह है और इतने वो गुम्मद भी हैं, वो जो आर्किटेक्चर भी है उसको थोड़ा सा रिनोवेट कर देते हैं। हाँ, तो मतलब लोकेशन थी और इसमें मतलब उनका रोल ज्यादा था कि मैं खान मार्केट ना जाने की बजाय मैं यहाँ पे, ये साउथ दिल्ली की लोकेशन है, यहाँ पे चलो एक खुला, 2 लोग आए, 3 लोग आए, तो इस तरह से मार्केट बन गई। इससे काइंड ऑफ लोग आते गए, कारवा बसता गया, तो इससे मतलब कुछ गांव का फायदा हुआ है, 3-4 गांवों का हम गिन सकते हैं। बाकी तो गांव का जो इन्हीं गांव का आर्किटेक्चर भी बचा हुआ है, अगर आप देखोगे तो इन्हीं गांवों का ब्यूटिफिकेशन हो गया है और भी। तो ये बाहर के लोगों ने ज्यादा किया है, मतलब गांव के लोगों का इतना कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। गांव वाले बस अकोमोडेटिंग रहे हैं, कि वेलकमिंग रहे हैं कि आप करो। धीरे-धीरे बने जी। ये पैसे देखना लगे तो बने होंगे। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, मतलब मैं इसको वैसे भी देखता हूँ कि सारे ही गांव के लोग, हमारे गांव के लोग कई सालों से अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि वो किसी तरीके से, जो मैं बार बार एक शब्द यूज करूँ, अपवर्ड मोबिलिटी में चले जाएं। हम कैसे समाज में ऊपर की तरफ जाएं। मतलब इन 4 गांवों के पास ये वाला ऑप्शन आया तो इन्होंने बिल्कुल एकदम बदलाव के तरीके से रेजिस्टेंस नहीं दिखाया। इन्होंने कहा ठीक है, समाज ऐसे ही बदलता है तो हम इस बदलाव को देखेंगे। जैसे हम एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आसपास के जितने ये क्लब्स हैं, इसमें बाउंसर जो है वो आसपास के गांव के लोग ही तो हैं। उन्होंने कभी वो रेजिस्टेंस नहीं दिखाया कि यार हम रात की नौकरी करेंगे, हम बाउंसर की नौकरी करेंगे। लोगों ने कहा यार ये ही अभी हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है, तो लेट्स चेंज आवरसेल्व्स। तो मतलब ये शायद से एक उस बात का आंसर भी है कि पीपल आर प्रो चेंज, दीज विलेजेस वांट टू चेंज सोशली, कल्चरली, इन ऑल द वेज पॉसिबल, बट दे आर फाइंडिंग वेज, वी आर फाइंडिंग वेज कि वो कैसे सबसे ज्यादा सस्टेनेबल तरीके से हो सकता है। दिल्ली के गांव तो आई थिंक शुरू से ही बहुत वेलकमिंग रहे हैं। मतलब मैंने तो शायद ही कभी सुना हो कि दिल्ली के गांव वालों के किसी बाहर वाले से झगड़ा हो गया या किसी को पीट दिया, जो हमें दूसरी, हाँ नहीं वो भी है, बट जैसे दूसरी स्टेट्स में हमें सुनने को मिलता है, ऐसा शायद मैंने दिल्ली में तो कभी नहीं सुना। तो ये ऑलवेज वेलकमिंग रहे हैं। मेरे भाई, जो आपके बिहार से लोग आते हैं, वो लोग आके रहते हैं, उनके साथ आपका बर्ताव क्या है? रादर आपके साथ डिजाइनर का बर्ताव तो अच्छा है, पर्सनल एक्सपीरियंस। आपका जब वो रहते हैं तो उनके साथ आपका क्या बर्ताव होता है? बोलते हैं ना हम किस तरीके से बात करते हैं। नहीं, आई थिंक कुछ परसेंटेज लोगों का जिनकी आप बात करें, उनके बेसिस पे आप सबको एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं। मैं तो दूसरी स्टेट से कंपेयर करना चाहूंगा, जिसके मुकाबले दिल्ली का लोगों का, दिल्ली के मूल निवासियों का बर्ताव आई थिंक इज वेरी वेलकमिंग। रवीश कुमार जी खुद जो बिहार से आते हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि दिल्ली के लोग जो भी जाट, गुजर या लैंड होल्डिंग कास्ट का नाम लिया उन्होंने, वो लैंडलेस को भूल गए, पर वो लोग बहुत ज्यादा वेलकमिंग रहे हैं बजाय के दूसरी स्टेट्स के मुकाबले। तो आई थिंक उसको उस चीज को ध्यान, अब इन्हीं लोगों से उम्मीद है, उनको पता लग गया कटेगा तो ये काटेंगे, नहीं और किसी के बस की बात। भाई ये जो आप कह रहे हो ना, ये एक तरीके से किसी पिछड़े रीजन को एक तरीके से क्रिटिसाइज करना, जैसे कि किसी को बोलना अरे तू तो बिहार से है, तू तो बिहारी है, और उसके साथ ये एक तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है। मतलब हमें तो पता भी नहीं कि बिहार कैसा है, हमें क्या पता बिहार पिछड़ा है। वो तो हमें किसी ने, बड़े सिनेमा ने, बड़े फिल्म ने बता दिया कि अच्छा ऐसे बिहारी कहते हैं, तो हमने उसे इनैक्ट करने लगा। पर क्या कल्चरली दिल्ली में कुछ ऐसा रेजिस्टेंस है कि हम बेटर है बिहारियों से, या हम बेटर है हरियाणवियों से, हम बेटर है राजस्थान से, बेटर है पंजाब से? वैसा कुछ तरीके का मरोड़ जरूर है जो आप कह रहे हो चौधरी में, कि भाई हम चौधरी हैं। आइडेंटिटी का तो रहता ही है, पर वो आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है कि आपने किसी को रिडिक्यूल कराओ, क्योंकि कि अरे अच्छा भाई तू वहां का है, तू हमारे मकान में नहीं रह सकता क्योंकि तू तो नॉर्थ ईस्ट का है। हुमायूंपुर या जितने भी नॉर्थ ईस्ट की सबसे ज्यादा अकोमोडेशन वो यहीं के गाँवों ने सबसे ज्यादा, उन्होंने एक्सेप्ट किया लोगों को बिना एजुकेशन के। क्या नॉर्थ ईस्ट के इतने लोग इतने किराए में क्या दिल्ली के शहर में रह पाएंगे? मैं कहूंगा जिन लोगों को हम सुपीरियर, मतलब पढ़ाई लिखाई में सुपीरियर कह रहे हैं, उन लोगों की जरूर एक स्टीरियोटाइप हो सकती है, पर यहाँ के गांव के लोगों ने कभी वो एक तरीके का सेकंड नैरेटिव नहीं बनाया कि तुम तो नॉर्थ ईस्ट के हो, या तुम ऐसा करते हो, या तुम बिहार के हो। वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट जरूर हो सकता है कि भाई अच्छा तू तो गरीब है, वो जरूर क्योंकि यहाँ के लोग भगवान तो है नहीं, यहाँ के लोगों में अपनी दिक्कत है। वो अलग चीज है।